बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज हमने अपने नावल की नेक्स्ट एपिसोड रीड करनी है। आई डोंट नो, मेरा ख्याल तीसरी है या चौथी है, जेन में नहीं आ रहा कौन सी है, तो वो रीड करनी है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आज जल्दी रिकॉर्डिंग करी, अब देखते हैं आप तक कब तक पहुँचती है। बाकी मैं आप लोगों के लिए कुछ और सोच रही हूँ, वो आप अगर तो इम्प्लीमेंट हो गया तो सुबह बताऊँगी, लेकिन उसके लिए भी आपका रिस्पांस ज़रूरी है। अगर रिस्पांस ना आए तो फिर मैं वो चीज़ कैंसिल भी कर सकनी है और सवेरे दसांगी। चलो एपिसोड पढ़ते हैं, बाद में कमेंट सेशन एंड पे। घर के सारे फर्द तैयार होकर गाड़ी में विराजमान हो चुके थे सवाए नशरा के, जिसका इंतज़ार वो चारों गाड़ी में बैठे कर रहे थे। इस दौरान मोहित अली की 2 कॉल आ चुकी थी। अच्छा, मेरी आवाज़ चेंज तो नहीं लग रही? मुझे पता नहीं क्यों चेंज लग रही है। हालांकि बस ये है कि थक्कन हुई है, यूनिवर्सिटी से आई थी तो अभी मैं सोई भी नहीं हूँ, कुछ खाया शाया भी नहीं है, तो मैं रिकॉर्डिंग करने को पहले कर लूँ आज। 5 मिनट से ज़्यादा हो गए मगर अभी तक मोहतरमा का कुछ अजा पता नहीं, हद होती है। सफियान मलिक के चेहरे और आंखों में चंचलाहट और बेजारी के वाज़ेह रंग थे। वो लोग जानते थे कि सफियान मलिक को इंतज़ार करना सख्त नापसंद था। पीछे बैठे आतिर और फ़ाखिर को सफियान मलिक की हालत बहुत मज़ा दे रही थी। इनकी हल्की सरगोशियाँ और दबी दबी हंसी बराबर में बैठे सिकंदर मलिक तक पहुँच रही थी। इन्होंने दोनों को हल्का सा टोका दिया, हालांकि दिल ही दिल में मुस्कुरा भी रहे थे। तुम दोनों की अगर बातें और हंसी ख़त्म हो गई तो कोई एक जाओ और अपनी भाभी साहिबा को बुला के लाओ। सफियान मलिक ने बैक मिनट से इन दोनों को तेज़ नज़रों से देखा था। वो दोनों इसके पीछे बैठे थे। बासानी इसके कानों में इन दोनों की शरीफ बातें और हंसी पड़ रही थी, मगर वो फिलहाल खामोशी रहा। आतिर निकलने लगा कि सामने से दुपट्टा सेट करती नशरा चली आ रही थी। आ गई भाभी। आतिर ने वापस दरवाज़ा बंद कर दिया। सफियान मलिक ने सामने देखा। मैरून एंड ग्रीन इम्तिजाज की हल्की कढ़ाई वाले शिफॉन के सूट में इसकी गुलाबी रंगत खिल रही थी। लाइट सी ज्वेलरी बिला शबा वो बेपना खूबसूरत थी, मगर मुकाबिल भी सफियान मलिक जैसा मजबूत दिल रखने वाला था जिसके आगे हुसन कोई मायने नहीं रखता था। छोटे तैयारी में इतना वक्त लगा दिया मगर चेहरा वही का वही। इतनी देर में तो शायद किसी मरीज़ के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो जाए। सफियान मलिक को इंतज़ार से सख्त चिढ़ थी, मगर इस वक्त वो भी किसी लड़की का इंतज़ार करना ऐसा लग रहा था जैसे वो अंगारों पर बैठा। पहले कोले पका दे फिर दे। वो असल में मेरे टॉप्स का हुक गिर गया था कारपेट पर, वहीं ढूंढने में टाइम लग गया। वो अपनी सीट संभाल चुकी थी और अपनी देर की वजह इतनी जितनी तसल्ली से बताई। इसका यही तसल्ली बख्श अंदाज सफियान मलिक को सर तपास हुआ। व्हाट? सफियान मलिक ने गुस्से भरी निगाहों से अपने बराबर वाली सीट पर बैठी अनशरा को घूर कर देखा। पीछे बैठे आतिर और फाखिर की बेसाख्ता हंसी छूट पड़ी। अनशरा से ज़्यादा सफियान मलिक की चंचलाती कैफियत मज़ा दे रही थी। हाँ, तो अब मैचिंग टॉप्स हैं तो अब मुझे यही पहनने थे, इसने लापरवाही से कहा, बल्कि बाकायदा अपने टॉपर्स चेक किया। सफियान मलिक का दिल शिद्दत से चाहा कि इस वक्त गाड़ी के सामने आ जाए और उसको गाड़ी से कुचल दे। अच्छा जी, एड्डी मुफ्त आई ना तो कुचली जाए गड्डी तो। वैसे नशरा भाभी कमाल की लग रही है, फ़ाखिर ने तारीफ़ी कलमात अदा किया। सफियान मलिक ने सपाट निगाहों से बैक मिरर में फ़ाखिर को घूरा। फ़ाखिर झैंप कर रह गया। थैंक्स, वो हल्के से मुस्कुरा दी। सफियान मलिक ने तिरछी नज़रों से सुलगते हुए इसको देखा और एक झटके से गाड़ी स्टार्ट कर दी। दादाजान, आप तो अपनी एडवांस में फातिहा पढ़ लें। सफियान मलिक सिकंदर मलिक के बराबर बैठा फ़ाखिर, जिसने हौले से सिकंदर मलिक के कान में चुटकुला छोड़ा। सिकंदर मलिक ने नहायत घूर कर इसको देखा। फ़ाखिर ने बिना तीली लाए बगैर गुजारा नहीं है। हाँ, तो कुछ गलत क्या कहा क्या? सैफी भाई के ड्राइविंग के आसार तो यही बता रहे हैं। वो तकरीबन सिकंदर मलिक के कान में घुसा जा रहा था। पर हटो, जब देखो मस्करी। इन्होंने भी इसको हल्के से धक्का दिया। वो हंसता हुआ आतिर से टकराया। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे के हाथ पर ताली मारी। सफियान मलिक की बड़ी सी गाड़ी मोहित अली के बेंगलुरु में दाखिल हो गई थी। वेलकम होम स्वीट होम। मोहित अली खुशदिली से आगे बढ़ा। सिकंदर मलिक से गर्मजोशी से मिलने के बाद वो सफियान मलिक से बगलगीर हुआ। अस्सलाम वालेकुम अनशरा भाभी। हल्के से मुस्कुराते हुए इसने अनशरा को देखा। वालेकुम अस्सलाम। सर को अस्पात में हिलाया और चेहरे पर नरम मुस्कुराहट से जाए वो सामने खड़ी गौसे के जाने पड़े। हाय मेरी जान, मोहित की मोहब्बत और चाहत ने बड़ा निखार दिया। गौसे के चेहरे और आंखों में शर्म हया की लाली बिखरने लगी। होंठों पर शर्मगी मुस्कुराहट ने धड़कती धड़कनों का पता दे दिया। माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। नशरा एक बार फिर बेसाख्ता करने लगी और अपना गाल इसके दहकते रुखसार के साथ टच किया। मोहित अली की निगाह आतिर और फ़ाखिर की तरफ पड़ी जो जाने सर जोड़े क्या खुसर फुसर कर रहे थे। मोहित अली ने आगे बढ़कर दोनों के सर पर हल्की सी चप्पत लगाई। ओह सॉरी, हम तो पता नहीं चला कि आपका घर आ गया। फ़ाखिर ने शरारत से हंसते हुए कहा। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम दोनों शैतान सर जोड़े क्या खुसर फुसर कर रहे हो? मोहित अली ने जांचती निगाहों से दोनों को बारी बारी तका था। अब आपके बगैर तो हमारा प्लान मुकम्मल हो ही नहीं सकता, इसलिए आपको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। फ़ाखिर ने शरारती नज़रों से मोहित अली को देखकर अपना बाजू मोहित अली के कसरती शाने पर फैलाने की कोशिश की। 1 मिनट। मोहित अली ने नहायत आराम से फ़ाखिर का हाथ अपने कसरती बाजू से हटाया। अब कौन सी तकरीब करने की तैयारी है? पिछली बार याद है ना सफियान ने क्या किया था तुम दोनों के साथ? मोहित अली को साफ लग रहा था कि इस बार भी कुछ अच्छे ख्यालात नहीं इन दोनों के, कि चौर इरादे लेकर आए हैं।
अरे मोहित भाई, इस बार हम लोग यूं ही फंस गए तो थे, आप जो हमारे साथ नहीं थे, मगर आप हम आज ये गलती नहीं करेंगे, आपको हमारा साथ देना है इस बार। बेटा मोहित, अगर अपनी जान प्यारी तो अपनी शैतानों का साथ मत देना। सिकंदर मलिक पीछे खड़े सब सुन रहे थे। दादा जान, आतिफ ने नहायत शिकायत भरी नज़रों से सिकंदर मलिक को देखा। जी जान, सिकंदर मलिक ने चाह से कहा। सैफ़ी भाई को ये नहीं पता कि आपके रूम में 1 किलो मिठाई का डब्बा छुपा रखा है। सिकंदर मलिक का तो हैरत के मारे मुंह खुले का खुला रह गया, वहीं मोईद अली का सर भी झुक गया। इसके होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट रेंगी। न लायक और ना ही जारो, अपने दादा को धमकी दे रहे हो। घर चलो, वहीं खबर लेता हूँ तुम दोनों की। अभी तो यहाँ मेहमान हूँ मैं। सिकंदर मलिक चश्मे के पीछे से इन दोनों को घूरते आगे बढ़ गए। क्या बात है, अंदर नहीं चलना? नहीं, आतिफ और फाकर ने एक दूसरे के हाथ पर ताली मारी। क्या बात है, अंदर नहीं चलना? सफियान मलिक अंदर जाते जाते पलट कर इन दोनों को देखने लगा। बस सैफ़ी भाई आते हैं। आतिफ ने वहीं से आंख लगाई। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि हम आपका लैपटॉप यूज़ करेंगे। एक्शन और रोमांस से भरपूर इंग्लिश मूवी आई है, हमें वो देखनी है। बिलफर्ज अगर सैफ़ी भाई ने हमें पकड़ भी लिया तो हमारे पास इसका भी हल है। और वो हल क्या है? मोईद अली ने दोनों हाथों को सीने पर बांधा। ब्लोरी आंखें और गंदमी सी रंगत पर बहुत सुकून था। ये देखें। आतिफ ने गाड़ी में रखी मैथ्स और केमिस्ट्री की बुक्स निकालकर मोईद अली के चेहरे के आगे लहराई। आतिफ, मेरा ख्याल है हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये अपने मोईद भाई है ना, ये किस दिन काम आएंगे? फ़ाखिर ने बड़े तहम्मुल से कहा। यानी मुझे बकरा बनाने का पूरा पूरा प्लान है। इसने दांत देती निगाहों से दोनों को देखा था। मजबूरी है, आतिफ ने बेसाख्ता कहा, मगर ज़ुबान फ़ौरन दांतों तले दबा ली, क्योंकि मोईद अली घूरने लगा था। अगर हरी झंडी दिखा देता तो वो मूवी नहीं देख सकते थे। आते थे फ़ाखिर दो साहब होया कि मुसीबत वक्त गले में बाप बनाना। खैर, मेरा रूम तो नहीं, यूँ करो आइसक्रीम का रूम यूज़ करो आराम से। ना बाबा ना, जहाँ हम सैफ़ी भाई से 100 बार पनाह मांगते हैं, वहाँ आइसक्रीम भाई से कान पकड़ कर हाथ जोड़कर 1000 बार भी पनाह मांगे तो कम होगा। आतिफ ने डरने की भरपूर एक्टिंग की, और सच भी था कि वो दोनों स्क्रीमजारी से बहुत डरते थे। इसके नाम से रूह कांपती थी, इसकी भी तो बड़ी वजह थी। वो दोनों एक दिन मोईद अली के घर आए थे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। इस दिन तो वो दोनों छत पर चले गए। बराबर वाली छत पर भी एक लड़की मौसम इंजॉय करने चली आई, और वो इन दोनों से कोई 5 बरस ही बड़ी होगी। इन दोनों की रगे ज़राफ़त फड़की। दोनों आगे बढ़े, शेख चिल्ली की तरह खूब शेखियाँ बिगाड़ने लगे। ये भी नहीं देखा कि पीछे आइसक्रीम ज़ादी खड़ा। पता तो तब चला जब वो लड़की सरपट भागी। दोनों ने पीछे पलट कर देखा। आइसक्रीम ज़ादी गुस्से और इश्तियाल भरी नज़रों से इन दोनों को देख रहा था। और फिर जो लत्ते इसने आतिफ और फ़ाखिर के लिए इन लोगों ने सोच लिया कि हकीकत में तो क्या कहीं ख्वाब में भी भूले से किसी लड़की को नहीं देखेंगे। सही गल्ला मोहित भाई, हम मासूम तो क्या, आइसक्रीम भाई की दहशत से आपकी पूरी सोसाइटी कांपती होगी। इन दोनों के चेहरों पर वाकई आइसक्रीम ज़ादी के नाम से खौफ झलकने लगा। मोईद अली को हंसी आ गई, मगर हमदर्दी भी बहुत महसूस हुई। इसलिए तरस खाकर अपने बेडरूम में मूवी देखने की परमिशन दे दी। चल भाई, एड्डा भी तरस नहीं खाना चाहिए। वो एदा दी बलावां दे उत्ते। वो सब हाल में बैठे बातें कर रहे थे जब परिवश किचन से एक ट्राली घसीट कर ले आई। परिवश? अनश्या की नज़र इस पर पड़ी थी। अपने नाम पर इसने निगाहें ऊपर उठाकर सामने अनश्या को देखा तो इसका जिस्म एक लम्हे को वहीं साख्त चामत हो गया। इसकी बड़ी बड़ी आंखों के समंदर में से एक इर्तियाश सा पैदा हो गया। कोई बहुत अपना इसका सगा खून इसके सामने था। अनश्या जज्बाती अंदाज में इसकी तरफ बड़ी। परिवश आगे बढ़ी और सिसकती हुई इसके गले में लगी। परी, परी कहाँ थी तुम? परिवश खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। अंदर जितने भी दिन का गुबार था आंसुओं के एक रेले के साथ इसकी आंखों से बह निकला। इसके इस तरह बिलक बिलक कर रोने पर वहाँ सबको अफसोस हो रहा था। गौसिया अपनी जगह से उठी, इन दोनों को पास चलिए। परिवश, खुद को संभालो। गौसिया ने इसके लरसते शाने पर एक हाथ धरा। इसी असना में मोईद एक गिलास पानी ले और गौसिया को दिया कि वो परिवश को पिलाए, मगर वो संभल ही नहीं पा रही थी किसी तो। गौसिया ने नशरा को इशारे से बैठने को कहा। नशरा इसको चुप कराने की कोशिश कर रही थी। इसे डर था कहीं परिवश की तबीयत ही ना ख़राब हो जाए। परी बस करो, लो ये पानी पियो पहले। नशरा ने इसको खुद से अलग किया। इसकी ज़बरदस्ती 2 घूंट पानी पिलाया और इसका चेहरा साफ़ किया। आंसू से तर चेहरे पर पेशानी के छोटे छोटे बाल चिपके हुए थे, जिन्हें नशरा ने अपने हाथों से पीछे किया था। आधे घंटे बाद सब मामूल पर आके सबको पता चल गया कि परिवश नशा की चचाजाद बहन है। आतिफ और फ़ाखिर भी अपनी फेवरेट मूवी देखकर आ चुके थे। ये तुम दोनों इतनी देर से कहाँ गायब थे? सफियान मलिक ने जांचती नज़रों से इन दोनों को जायज़ा लिया। वो सैफ़ी भाई, हम मोहित भाई के रूम में थे। बुरा हुआ इस वक्त का जब सफियान की नज़र इन दोनों पर पड़ी। वो तो मैं भी देख सकता हूँ कि जिस तरफ से तुम दोनों आ रहे हो वो मोहित का ही रूम है, मगर कोई 2 घंटे तो हो ही गए होंगे तुम दोनों को गायब हुए। और बाय द वे, तुम दोनों वहाँ कर क्या रहे थे? मेरा ख्याल है लैपटॉप पर कुछ कर रहे थे। सिकंदर मलिक को अपना बदला चुकाने का मौका मिल चुका था। वो इन दोनों को मुस्कुराती निगाहों से देख रहे थे। क्या कर रहे थे तुम दोनों लैपटॉप पर? सफियान मलिक ने दोनों को शक भरी नज़रों से घूरा और इन दोनों की तो जैसे सांस ही बंद होने लगी। वो सैफ़ी भाई, हम मैथ समझ रहे थे। फ़ाखिर ने हलक को सूखता हुआ महसूस किया। जी सैफ़ी भाई, ये देखे, हम बुक्स भी साथ लाए थे। आतिफ ने फ़ौरन से पेशतर सबूत के तौर पर हाथ में पकड़ी बुक्स ऊपर दिखाई। माशाल्लाह, आप लोग तो काबिल हैं, यानी कि किसी की गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
सफ़ियान मलिक लहजे में तंज साफ झलक रहा था। मोईद अली हल्के से चौंका। छोड़ ना सफ़ियान, इतने दिनों बाद तो आए, यहाँ भी लेक्चर शुरू। मोईद अली ने दोनों को इशारे से बैठने का हुक्म दिया। मोईद अली के कहने की देर थी वो दोनों झट से सोफे पर बैठे थे। सैफ़ी बेटा ऐसा करना, घर जाकर इन दोनों का मैथ्स का टेस्ट ले लेना। सिकंदर मलिक ने एक बार फिर शोशा छोड़ा। फ़ाखर और आयत ने जहाँ खादाने वाली नज़रों से देखा वहीं सिकंदर मलिक कहकर रुख मोड़ गए। परी तुम कब तक यहाँ रहोगी? चाचा चाची के पास नहीं जाना चाहती तो यूँ करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। नशरा ने परिवेश का हाथ अपने हाथों में नरमी से दबाया। मैं भी यही चाहती हूँ नशरा। परिवेश बस इसी बात के इंतज़ार में थी कि नशरा खुद बोल दे इसको अपने साथ घर ले जाने के लिए। मोहित भाई मैं परिवेश को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। नशरा ने खासी नरमी से पूछा। परिवेश ने इसको ये भी बताया कि मोहित अली ने अपने भाइयों से पढ़कर इसको मान इज्जत दी, इसलिए नशरा का फ़र्ज़ बनता पहले वो मोहित से ज़रूर इजाज़त ले। नशरा की फरमाइश पर मोहित अली कुछ लम्हों के लिए शशोपन में पड़ गया। जहन के पर्दे पर साफ स्क्रीम ज़ादी का चेहरा उभरा तो समाज में पूरे तमतराक के साथ इसकी आवाज़ गूंजने लगी। परिवेश इस घर से कहीं नहीं जाएगी। मोहित भाई। मोहित अली को गहरी सोचों में मुनहमिक देखकर नशरा ने फिर से पुकारा। गौसिया ने इसके चौंकने के अंदाज को शिद्दत से महसूस किया। मोहित अली ने गौसिया के चेहरे को देखा। इसके चेहरे पर भी वही घबराहट और फिक्र थी जो मोहित अली की बिलोरी आंखों में थी, मगर कुछ तो कहना था। परिवेश अगर यहाँ से चलेगी तो वो अच्छी तरह जानता था कि स्क्रीम ज़्यादा पागल हो जाएगा। इसके गुस्से, इश्तियाल, चाहो जलाल की लपेट कौन कौन आएगा वो सोच भी नहीं सकता था। इसका सिर्फ गुस्सा ही नहीं, गुस्से में भी जुनून और पागलपन शामिल था। कैसे संभालेगा वो स्क्रीम ज़्यादा को? बड़ी मुश्किल से तो इसके अंदर के ज्वालामुखी को ठंडा किया था। अगर एक बार फिर भड़क गया, इसके बाद हर सोच पर सवालिया निशान लगा हुआ था। मोहित आर यू ऑल राइट? सोचें बहुत गहरी होने लगी थी। हर सोच का एक दर्द और इस दर्द के आगे एक सवालिया निशान था। सफियान को बिलाकर से टोकना पड़ा। मैं क्या कह सकता हूँ? जैसे परिवेश की मर्जी, जैसा चाहेंगी ऐसा होगा, वैसा ही होगा। अब वो क्या भी कह सकता था, जो होगा देखा जाएगा। नशरा के साथ साथ परिवेश के चेहरे पर भी नरम और आसूदा से मुस्कुराहट खिल उठी। मगर इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं, जैसा मैं चाहूँगा वैसा होगा। तू को बाला गना होता। पीछे से आती है स्क्रीम ज़्यादा की गुस्से से भरी आवाज़ ने लम्हे भर के लिए जैसे परिवेश के दिल की धड़कती धड़कनों को बंद कर दिया था। हर एक की नज़र इस जानिब उठी थी जहाँ स्क्रीम ज़्यादा ब्लू जीन्स और सुरमई शर्ट में चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती लिए आंखों में गुस्से के सुर्ख डोरे लिए मोहित अली को देख रहा था। मोहित अली तेरी से अपनी सीट से उठा। स्क्रीम मेरी बात सुनो। इसने स्क्रीम ज़्यादा का बाजू थामना चाहा। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। जब तुमसे एक बार कह दिया कि परिवेश यहाँ से नहीं जाएगी तो तुम्हें लगता है कि आगे से कोई सवाल उठता है? स्क्रीम ज़्यादा के सपाट लहजे में तलखी नाराज़गी के मिले जुले तासरात पन्हा थे। देखो स्क्रीम, परिवेश नशरा भाभी की बहन है, वो खुद चाहती है कि वो आई डैम केयर। स्क्रीम ज़्यादा ने एक झटके से इसका हाथ अपने बाजू से हटाया। इसके गुस्से में चीखती गुर्राहट थी। कोई परिवेश का क्या लगता है और क्या नहीं मुझे मत बताओ। और ये कौन होती है चाहने या ना चाहने वाली? इसका फैसला मैं कर चुका हूँ। तू बता अब्बा लगना ना, तू फैसला कर चुके हैं लानतिया। शोलों और अंगारों से भरी नजरों की जद में परिवेश थी। परिवेश की इन शोलों में दहकती आंखों में रूह कांप उठी थी। इसने तेरी से बराबर बैठी नशरा का नाजुक सा बाजू थामा और खुद को इसके छुपाने लगी। ताराचंद घर चले ना। आते ने धीमी से सरगोशी की। स्क्रीम की आमद से तो दोनों की घिघी बन गई थी। दोनों चुपके चुपके सिकंदर मलिक के पास घुसे यहाँ से चलने की जिद कर रहे थे। खामोशी से बैठ जाओ वरना स्क्रीम से ही तुम दोनों की शिकायत करूँगा। सिकंदर मलिक ने झंझलाते हुए दोनों को कुरा। आतिर और फाखिर ने सिकंदर मलिक को खा जाने वाली नज़रों से देखा। इस वक्त मामला कुछ इतना गर्म था कि अगर ज़्यादा इन दोनों ने जिद की तो दाराजान का कुछ भरोसा नहीं, वो शिकायतें न करे। और स्क्रीम ज़्यादा की तो एक नज़र ही काफ़ी थी। वो दोनों वापस दुबक कर बैठ गए। सफियान मलिक बस सारी सिचुएशन को खामोशी से देख रहा था। ये इसका मामला नहीं था, इसलिए बिला वजह की दखलंदाजी पसंद भी नहीं थी। बड़े वैसे सेल्फिश हैं। स्क्रीम, हम परिवेश को ज़बरदस्ती यहाँ किस हैसियत से रोक सकते हैं? ठीक है, मैं परिवेश को अपनी सगी बहन से बढ़कर मानता हूँ, मगर असल हकीकी रिश्ता तो इसका नशरा भाभी से है ना। वो हर तरह से इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो तुम समझते हो कि परिवेश को यहाँ रहने के लिए हकीकी रिश्ता होना ज़रूरी है? इन निगाहों में कुछ ऐसी पुरस्कारियत थी कि मोहित अली को चौंकना पड़ा। कुछ ऐसा तो इसने ज़रूर सोचा था ना, जो ना चाहते भी मोहित अली को मानना पड़ेगा। क्यों, तेरा अब्बा लगता? सारे जहान दा अब्बा बड़े हुए हैं। तो ठीक है, मैं अभी इससे निकाह करता हूँ और मेरा ख्याल है यहाँ बीवी से बढ़कर कोई हकीकी रिश्ता नहीं हो सकता। लम्हों में स्क्रीम ज़ैदी ने अपना फैसला सुना दिया था। स्क्रीम ज़ैदी किसने डाले फैसले से हर तरफ खामोशी छा गई, मगर वहीं मौजूद नशरा के पास छुपी बैठी परिवेश की समात में जैसे इसने बम फोड़ दिया था। दिल की तेज़ तरीन धड़कनों की रेल पेल में तेज़ी आ गई थी, मगर भला इसकी गैर होती हालत से स्क्रीम ज़ैदी को क्या फिक्र। मेनू नहीं स्क्रीम ज़्यादा अच्छा लगता। स्क्रीम ज़्यादा मतलब कुत्ते आगे पा दे फाड़ के। मोहित अली को गुस्सा तो बहुत आया, मगर जानता था कि स्क्रीम ज़्यादा इसके गुस्से की परवाह नहीं करेगा। मगर चेहरे पर सख्ती लिए आगे बढ़ इसका मजबूत बाजू पकड़कर साइड में ले आया। देख स्क्रीम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ना तो तुम्हारे दिल में परिवेश के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर और ना ही ये मोहब्बत चाहत की कोई कहानी है, और ना ही तुम परिवेश के इश्क में गिरफ्तार हो। तो क्या वजह ये सब खड़ाक पालने की? इसलिए मेरी मानो परिवेश को नशरा भाभी के साथ जाने दो। चेहरे पर सख्ती ज़रूर थी, मगर लहजे में नरमी का अंसर था। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं तुम्हें कुछ भी। ठीक कहते हो, मुझे मोहब्बत इश्क जैसी बूढ़ी चीज़ों पर ज़रा भी भरोसा नहीं है।
इसने एक बार फिर मोईद अली का बाजू बुरी तरह झटका और एक कदम के फासले पर रुका। इसकी बलौरी आंखों में बगौर घूरने लगा। परिवश, मेरी ज़िद, मेरी अना, मेरी जीत है। इसकी यहाँ से जाने का मतलब मेरी हार। इसके बाप ने जो मेरे साथ किया इसका खमियाजा ये लड़की भुगतेगी। सारी उम्र इसके बाप को इसकी शक्ल देखने से तरसा दूंगा। इसलिए तुम्हारी बेहतरी के लिए यही अच्छा होगा कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। साफ साफ लफ्ज़ों में इसने मोईद अली को धमकी दी थी। शोलों से भरी आंखों, दहकते अंगारों जैसे लफ्ज़ों में अगर इसने ये सब कहा था तो 100% यकीन है कि इसमें स्क्रीन ज़ैदी ज़रा भी लिहाज नहीं करेगा। स्क्रीन ज़ैदी ने फैसला कुन नज़रगाहों से मोईद अली को देखा और जीन से फ़ोन निकाला। राफिद, जितनी जल्दी हो सके काजी को ले आओ। स्क्रीन ज़ैदी ने इसी के सामने अपने मैनेजर को फ़ोन किया, फिर बगैर इसकी तरफ देखे अपने रूम की जानिब बढ़ गया। मोईद। सफ़ियान मलिक ने अपना हाथ इसके कसरती शाने पर नरमी से धर दिया। मोईद अली आगे पीछे पलटा। मुझे लगता है इसके गुस्से और इश्तियाल इसकी नाराज़गी को नादानिस्ती में हल्की से चिंगारी दिखा दी है। अगर स्क्रीन की ये ज़िद पूरी नहीं की वो हर शय को तहस नहस कर देगा, सबको बर्बाद कर देगा। मोईद अली के चेहरे पर बेबसी थी। परिवश जैसी मासूम और भोली भाली नाजुक जज्बात की मालिक किसी भी तरह भी स्क्रीन ज़ैदी के लिए डिज़र्व नहीं करती। तो और कितने आगे पाओ फाड़ के। किस्मत तो यही कहती है कि सब कुछ वक्त और हालात के धारे पर छोड़ दो, इसी में सबकी भलाई है। सफ़ियान मलिक को बहुत शिद्दत से अफसोस और एहसास हुआ था। अपने जिगरी दोस्त के चेहरे पर बेबसी और हार जाने के रंगों पर इस लम्हे में मैं जितना पछताऊँ कम है। काश मैं परिवश को यहाँ से ले जाने की बजाय जुनैद शाह के पास ही छोड़ा था। लख लाना तेरे ते फिर लानती है होकर लानती तो तू सब तो बड़ा जे ओदो जोड़ा कदम चुकना चाहिए सी तो वो नहीं चुके और ले आके अपने घर रख लेता। एडा तू पागल है ना, ये ना तू छुना काका। अब पछताने से कुछ हासिल नहीं मोहित, फिलहाल अभी का सोचो। काजी को बुलवा ली, कुछ ही देर में आ जाएगा। इसने पूछ सोच अंदाज में कहा। नशरा गौसिया परिवश को लेकर इसके रूम में ले गई थी। नशरा तो शदीद खिलाफ थी इस रिश्ते के लिए। अस्क्रीम ज़ैदी इसको एक आंख ना भाया था, इसलिए इसने इस रिश्ते इस निकाह की मुखालफत करनी चाहिए। अस्क्रीम ज़ैदी सामने तनवी दंदल पे हुई तो ही कुछ पाँव पहनती। परिवश ने भी साफ इनकार कर दिया कि वो पेपर साइन नहीं करेगी। ये बात जब अस्क्रीम ज़ैदी के कानों में पड़ी तो बगैर किसी की परवाह किए, बगैर कुछ सोचे समझे धड़ल्ले से उसके रूम में आया। क्या ड्रामा रचाया है, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, वरना एक सेकंड ही लगाऊंगा तो इसमें ज़मीन के अंदर गाड़ने में। अस्क्रीम ज़ैदी की आंखों चेहरे से भरमी झलक रही थी तो लहजे से खोलते हुए अंगारे फूट रहे थे। इस जलते उगलते अंगारों की लपेट में वो खुद को लिपटा हुआ महसूस कर रही थी। इसकी मौजूदगी से दिल इस कदर धड़क रहा था कि जैसे पसलियों की मजबूत दीवार तोड़कर अभी बाहर आ जाएगा। इसकी मैदे जैसी रंगत खून की हिद्दत से सुर्ख हो गई थी। चमकती पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें आने लगी। बड़ी बड़ी आंखों में खौफ और हरास फैलने लगा। मोईद अली को माहौल की संजीदगी का एहसास हुआ। परिवश की हालत पर तरस भी आ रहा था और स्क्रीन ज़्यादा की इन सब हरकतों पर तैश भी। अच्छा तुम यहाँ से चलो, परिवश इनकार नहीं करेगी। वो हल्की से नाराज़गी से गोया, इनकार होना भी नहीं चाहिए। इसने मोईद अली को तेज़ नज़रों से देखने के बाद परिवश के झुके सर को गुस्से से घूरा था। परिवश के सर पर स्क्रीन ज़्यादा का खौफ का साया मंडला रहा था। इसी खौफ के ज़ेर असर इसने पेपर्स पर साइन कर दिए। अल्फाज आंसुओं में गटमट हो रहे थे। सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज होने लगी। जहन की स्क्रीन पर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे काले कलर के बादल छाने लगी हो, जिसमें वो धीरे धीरे सी खोने लगी हो। स्क्रीन ज़्यादा ने कानामे पर दस्तखत कर दिए थे। अब चाहे हालात जैसे भी रहे हो, ये तो था तो ये खुशी का मौका। मोईद अली स्क्रीन ज़ैदी को अपनी जान से बढ़कर चाहता है। कोई और मौका होता तो हालात अच्छे होते तो बेहतर माहौल में होता तो वो क्या कुछ ना कर देता। किधर गया? घर में एक हंगामा सा बरपा होता। हर तरफ रंगो बुबर की चमकों से ये घर महक रहा होता। मगर यहाँ तो मामला ही दूसरा था। एक अपनी ज़िद और अना की फतह में मसरूर था तो दूसरा फरीक अपने खौफ और हिरास के खोल में मुकीद बेबस अपने दिल पर मातम बर्बाद दिल पर मातम की ना था। और अभी खबर आई थी कि परिवश बेहोश हो गई है। सारे इस वक्त इसके रूम में मौजूद थे सिवाय स्क्रीम अस्करी के ज़ैदी के। इसको परिवश के दर्द और इसके बेहोश हो जाने से कोई सरोकार नहीं था। वो टेंशन फ्री होकर अपने बेडरूम में जा बंद हुआ। टेंशन फ्री होकर मर भी जा ज़रा तू जाए, बोल दे कि मर गई, गाड़ दे ज़मीन में इसको। वो नशरा थी जिसका दिल इसके गम में फटा जा रहा था। परिवश की हालत इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये सब जिसकी मरहूने मिन्नत हो रहा था वो खुद यहाँ से गायब है। नशरा का दिल खून के आंसू रो रहा था। इसका बस नहीं चला था बस स्क्रीम ज़ैदी को शूट कर दे। परिवश। गौसिया जल्दी से पानी का गिलास ले आई। इसके साख तो जामत चेहरे पर पानी के छींटे मारे मगर बेसुध। नशरा ने इसके गालों को थपथपाया मगर वो भी बेसुध। अब तो फिक्र लाजमी होनी थी। याद रखिएगा मोहित भाई, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी और आपको तो बिल्कुल भी नहीं। नशरा सिसकने लगी। इसकी हालत पर तड़प गई थी। मोईद अली शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में धंसता चला कि गौसिया ने नशरा का हाथ थामा। नशरा, इंशाल्लाह परिवश को कुछ भी नहीं होगा। वो तो तसल्ली भी ढंग से नहीं दे सकी थी। ये होश में क्यों नहीं आ रही? नशरा जोर से चीखी। मोईद अली के पैरों तले से तो जैसे ज़मीन निकल गई हो। बेटा डॉक्टर को बुलाओ। सिकंदर मलिक को भी इस बच्चे पर बहुत अफसोस हुआ। जी दादाजान, मैं अभी कॉल करता हूँ। मोईद अली ने फ़ोन पर नंबर मिला। इसकी ज़रूरत नहीं है, बंद करो इसको।
अचानक से स्क्रीम ज़्यादा वहाँ दाखिल हुआ। मोईद अली के कान से फ़ोन हटाया और बैठ के जाने पड़ा। हटिए आप दोनों यहाँ से, लहजे में दबा दबा गुस्सा हलकुरे ले रहा था। पहले को जंगलीपन रह गया जो दोबारा गर्क हो गया। भारी और गंभीर आवाज़ में इतना रोबा दबदबा था कि इन दोनों को ना चाहते हुए भी बेड से उठना पड़ा। अस्क्रीम ज़्यादा परिवेश के पास बेड पर बैठा और अपनी चौड़ी मजबूत हथेली इसकी नाक और होंठों पर जोर से रखती। 1 2 3 सेकंड्स लगे इसको हरकत किए। अनुष्का इससे पहले कि आगे बढ़कर कुछ बोलती, परिवेश पूरी जान से हिलकर रह गई। इसने अपनी बड़ी बड़ी खौफ और दहशत से भरी आंखें खोली। सामने जो चेहरा था, इस चेहरे ने मजीद खौफ में इजाफा कर दिया। सीधे शराफत से अपने पूरे होशो हवास में आ जाओ, वरना अगर मैं बेडरूम में लेके तो जो आते जाते होशो हवास भी होंगे ना, वो भी गवा बैठोगी, समझी। सरगोशी में दी गई धमकी ने इसके 14 तबक रोशन कर दिया और फिर वो वहाँ रुका नहीं, घर से बाहर निकलता चला गया। स्क्रीम ज़्यादा के जाने के बाद नशरा और गौसिया तेजी से इसके पास चली गई। सरगोशी में दी गई धमकी ने इसके 14 तबक रोशन कर दी। फिर मैं वहाँ रुका नहीं, घर से बाहर निकलता चला गया। स्क्रीम ज़्यादा के जाने के बाद नशरा और गौसिया तेजी से इसके पास आई थी। ये तरीका होता होश में आने का। वो गुस्से नाराज़गी के मिले जुले तासरात लिए मोईद अली को देखने लगी। उनके सामने तो तेरी आवाज़ नहीं निकलती, तो मोईद अली दे सिर ते सान चढ़ी जाने सारे जड़ के। शुक्र करो होश आ गया, बिगड़ने का फ़ायदा। सफियान मलिक ने हल्की से संजीदगी समेत कर, जिस पर उसने उसको शिकायत हमें इस निगाहों से घूरा। गौसिया ने तासुब भरी नज़रों से परिवेश को देखा, जो इस वक्त अजियत की इंतहा पर थी। इसने परिवेश को दिलासा देने की कोशिश भी की थी। अच्छा, ऐसा कि खाना हम अपने घर जाकर खाएंगे। सफियान मलिक ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर नशरा का गुस्सा भी देख रहा था। नशरा का गुस्सा, मोईद अली की शर्मिंदगी, फिर परिवेश की बिगड़ती संभलती हालत। फिलहाल ये ज़रूरी था कि नशरा को लेकर यहाँ से चला जाए। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे, मैंने तुम लोग को आज डिनर पर इन्वाइट किया। मोईद अली को मजीद शर्मिंदगी ने आखिर गौसिया, मोईद अली ने हल्के से गौसिया को पुकारा। वो भी सफियान मलिक की बात पर शर्मिंदा भी। वो तो इसने सुबह ही डिनर की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, बस थोड़ा बहुत काम रहता था, वो भी वो मिनटों में कर लेगी। सब कुछ रेडी है, बस मैं टेबल पर लगवाती हूँ। गौसिया तेजी से बैठ के से नीचे उतरी। परिवेश की जानिब से कुछ सुकून मिला और फिर नशरा भी इसके पास थी। अरे आप लोग परेशान मत होइए, हम फिर कभी डिनर पर आ जाएंगे। सफियान मलिक ने गौसिया को देखने के बाद मोईद अली को देखा। तो हाँ, जड़ा इन्ना पका के रखे हो जाए जावे तो और फिटे मुँह देते दोबारा तड़े से खर्चा करन। यार तुम मजीद शर्मिंदा तो ना कर। वो मुस्कुराहटा में इस लहजे में बोला। गौसिया ने पल भर में वहाँ यहाँ से निकलने में लगाया। आतिर यार, वैसे एक बात आज समझ में आई। फ़ाखर ने सरगोशियाना अंदाज में कहा। क्या? आतिर ने बीसी के अंदाज में कहा। जो लोग गर्ल्स एलर्जिक होते हैं वो कितने घुन्ने मीसने होते हैं। वो खुद ही बोलकर खुद ही बेख्तियार हुआ, मगर आतिर के चेहरे का रंग फक था। फ़ाखर ने इसकी नज़रों के इत्तकास में देखा, जहाँ सफियान मलिक और सिकंदर मलिक ना बड़ी फुर्सत से इन दोनों को देख रहे थे, जैसे इसी काम पर तो मामूर थे। सफियान मलिक ने संजीदगी के लिबादे में मुकीद इन दोनों का पास आया। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों का इसका भी तजर्बा है, वो तंज़िया अंदाज में बोला। आतिर और फ़ाखर दोनों का खून खुश्क होने लगा। चलो आ जाओ, खाना टेबल पर लग चुका है। मोईद अली की आमद ने दोनों को सफियान मलिक के सवालों से बचा लिया। खाना बहुत मज़े का बना था। गौसिया ने हर डिश बहुत मज़े की बनाई थी, मगर नशरा ने परिवेश की ऐसी हालत देखकर सिर्फ चखने की हद तक खाया। गौसिया मोईद अली ने बहुत इसरार किया, मगर इसने कहकर मना कर दिया कि इसका दिल नहीं है, इसे सिर्फ परिवेश की फ़िक्र थी, वो इसी के लिए परेशान थी। शुक्र कर मैंने नहीं दहाया, नहीं तो मैंने भुख जजाफा होनी नसी, मैं तो आके खादा भी नहीं कुछ। अभी तो फिलहाल गौसिया ने इसको दूध के साथ नींद की गोली देकर सुलाया दिया था। कुछ देर बाद उठेगी तो खुद अपने हाथों से इसको खाना खिला देगी। गौसिया, परी का ध्यान रखना प्लीज़। जाते जाते भी इसने कोई 36 बार गौसिया का जुमला बोल दिया था। तुम फिक्र मत करो, परिवेश की हिफाजत, इसकी देखभाल अब मेरी जिम्मेदारी है। सब लोग घर आ चुके थे और पूरे रास्ते नशरा खामोश रही। इसकी आंखों की पुतलियों और जहन की स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ परिवेश का खौफजदा चेहरा घूम रहा था। इसके लिए परेशान थी। इसकी बनिस्बत परिवेश नहायती दबू किसी डरपोक वाक़या हुई थी। रात के गहरे सुनाटे में अगर बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ भी गूंजे तो वह सहम जाती थी। जुनेद ने अपनी इस नाजुक सी बेटी को बहुत सहन कर रखा था, किसी नाजुक से कांच की गुड़िया की तरह संभाल के रखा था। फिर परिवेश जैसी नाजुक खौफजदा डरपोक लड़की के लिए स्क्रीम जैसी जैसा चट्टान सिर्फ कमाली कैसे सूट कर सकता है? भला उसकी क्या इसकी कदर करेगा? सारे मर्द एक जैसे सख्त दिल होते हैं, इन्हीं लड़कियों की फीलिंग्स की कोई फिक्र ही नहीं होती, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी और इसकी धीमी बड़बड़ाहट बेड पर नीम दराज मैगजीन पढ़ते सफियान मलिक की जीरक समावतों से महफूज नहीं रह सकी। क्या मैं जान सकता हूँ ये गौरव शानियाँ किसके मतलब की जा रही हैं? हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त अगर किसी को बुरा भला बोले तो वो सिर्फ स्क्रीम ज़्यादा की हस्ती है। देखिए, मुझे इस वक्त आपसे बात करने की कोई ख्वाहिश है, ना ही कोई आरजू, इसलिए बेहतर यही कि मुझसे बात करने की कोशिश ही ना ही करें। नशरा के लबो लहजे में गुस्से और झंझलाहट की कैफियत समझ कर सफियान मलिक की मूँछों तले नाबी लबों पर तबस्सुम सा बिखर गया। दिल तो बहुत चाहा कि इस वक्त नशरा की हालत से महसूस हो, इसको चिढ़ाए और भरपूर मसाले, मगर फिर दिल को समझा के करके चलो कल सारी भड़ास निकाल लेगा, कसर निकाल लेगा। ये सोचकर मैगजीन बंद किया, साइड टेबल पर रखे ब्लैंकेट ओढ़े करवट लिया, आंखें मूंद किया। मगर नशा की खड़पड़ को भी वो अपनी आंखें बंद करके खूब इंजॉय कर रहा था। देख, अगला बंदा साढ़े सवा आया, देन खुशी हो रही। गौसिया की आंख सुफजर में ही खुल गई थी। नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत करके वो भी अभी सोफे पर बैठी थी कि नज़र टेबल पर पड़े अपने सेल फ़ोन पर पड़ी।
जिसकी रोशनी से लग रहा था कि किसी का फ़ोन आ रहा है। वो खड़ी हुई और साइड टेबल पर अपना फ़ोन उठाया। चमकती स्क्रीन पर जिसका नंबर जगमगा रहा था, वो नंबर देखते इसका चेहरा एकदम फक हुआ। इसने बेसाख्ता बेड पर बेखबर सोते मोईद अली को देखा। कॉल ऑफ हो चुकी थी। वो फ़ोन ले साइड में से सिमट गई। इसने फ़ोन चेक किया, कोई 100 से ज़ायद मैसेज, 50 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स। फ़ोन साइलेंट पर था, इसलिए इसको पता नहीं चला। अभी वो फ़ोन चेक कर ही रही थी कि एक बार फिर से फ़ोन बजने लगा। खौफ और हरास से इसका रोम रोम कांप उठा। फ़ोन इसके हाथ से गिरते गिरते बचा। सियाह नैन में डर का समंदर भरने लगा था। इसने डरे सहमे सियाह नैन एक बार फिर ऊपर बैठ के इसे उठाए। मोईद अली की पोजीशन अभी भी वैसी थी। वो चुपचाप सोफे से उठ रही तो बेस कारपेट पर छोटे छोटे सहमे कदम उठाती वो बेडरूम से बाहर निकल गई। वो आगे बढ़ती चली जा रही थी। इरादा था कि बाहर लॉन में जाकर फ़ोन रिसीव कर ले और शेर अफगन को कहे कि खुदा के लिए भी इसको भूल जाओ, अब किसी की बीवी है। वो आगे बढ़ने के साथ साथ थोड़ी देर बाद पीछे पलट कर भी देख रही थी कहीं अचानक से मोईद अली ना आ जाए। इससे पहले कि एक और कदम बढ़ाती किसी के पहाड़ जैसे वजूद से टकराई। इस जानदार तसादम से ये हुआ कि गौसे के हाथ में बस्ता फ़ोन नीचे फर्श पर जा गिरा। सामने से आता ट्रैक सूट में मलबूस अस्क्रीम ज़्यादा इस तसादम पर झंझला के रह गया। इसके चेहरे और आंखों में बरहमी सी छलकने लगी। आप देख के नहीं चल सकती? लाख लानत तेरे ते पर जाई देना भी दरअसल लानतिया। आई एम सो सॉरी। गुलूगीर लहजा चेहरे पर फैली दहशत और मौत का साया, आंखों में खौफ की तारीकी जिसने स्क्रीन चारी जैसे ज़ीरक बंदे को चौंका दिया। मगर इसने ही समझा कि इसकी शख्सियत ही ऐसी है कुछ कि हर कोई बहुत सोच समझ कर इससे बात करता है। इट्स ओके। इधर ही शख्सियत बंदा चूल्हे चपा दे फाड़ के। इसने फर्श पर गिरा गौसिया का फ़ोन उठाया जो अभी भी बज रहा था। स्क्रीन ज़ैदी ने एक सरसरी निगाह इस नंबर पर डाली और फ़ोन गौसिया के आगे बढ़ा दी, जिसे इसने कांपते और कपकपाते हाथों से थाम लिया। इसके लरसते हाथों को भी स्क्रीन ज़ैदी ने बगौर देखा। गौसिया ने जल्दी से लाइन डिस्कनेक्ट की और उल्टे कदमों वापस भागी। मोईद अली और शेर अपन से सारा डर तो इसे स्क्रीन ज़ैदी से लगता था। बट मार जा तू ही मार जा, सारे डर भी मुक जाएंगे। बेडरूम में आकर तेरी से दरवाज़ा बंद किया, दरवाजे से टेक लगाए, आंखों को बंद किया। तेज़ धड़कती धड़कनों पर हाथ रखे वो लंबे लंबे सांसें ले रही थी। किसी की गहरी नज़रों की तपश और बहुत करीब से आती गर्म सांसों की मौजूदगी ने एहसास दिलाया कि कोई बहुत नज़दीक आ चुका है। इसने स्याह घनी लरसती पलकों की बाट देखते दहकते आरस पर ऊपर उठाई। मोईद अली गौसे के परेशान हाल चेहरे को देखकर घबरा सा गया। गौसे के स्याह नैन में ही मौत का सन्नाटा क्यों मंडला रहा है? लातादात सवालात ने मोईद अली का जहन उलझा दिया। गौसे क्या बात है, तुम इतनी डरी भी क्यों? मोईद अली के नरम लहजे ने इसको मजीद बखेर दिया। भला वो कैसे मोईद अली को बता दे? नहीं, वो मोईद अली को जान खतरे में नहीं डालेगी। लाख लौन होते रहते। वो इसको कुछ नहीं बताएगी चाहे इसकी जान ही क्यों ना चली जाए। खुदकुशी कर ला बीबी, सारा कुछ मुक जाएगा। ये नंबर बदल ला। गौसिया, मोईद अली ने हौले से पुकारा। इसकी पुकार पर इसे धीरे से अलग हुई और अपनी भीगी आंखें अपने दुपट्टे से साफ की। इसने अपनी बिखरती हालत पर काबू पा लिया था। वो मैं डर गई थी मगर किससे? मैं बाहर लॉन में जा रही थी, सामने से आते बेध्यानी में स्क्रीम भाई से टक्कर होगी। ओह, मोईद अली को जो हंसी आई तो वो हंसता ही चला गया। आपको हंसी आ रही है? गौसिया ने शिकायती नज़रों से उसको देखा। अरे बाबा, अगर टकरा गई थी तो स्क्रीम को डांट देती। बड़ी भाभी कुछ तो रोब दिखा दी। मोईद अली की हंसी तो रुक गई मगर मुस्कुराहट चेहरे और लबों से नीचे आ रही थी। बस बातें बनाया करे, खुद का तो बहुत रौब चलता है ना स्क्रीम भाई के आगे। वो मुंह फुला के बोली। मोईद अली को उसकी मासूमियत पर बेइंतहा प्यार है। गुलाबी रंग की कॉटन एम्ब्रॉयडरी फ्रॉक में इसकी कुंदनी रंगत खिली जा रही थी। वो अपनी बेसाख्ती पर बंद ही बांध सका। नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगा दिया था। मोईद अली को हरी मिर्च वाला ऑमलेट पराठे के साथ पसंद था। गौसिया ने अपने हाथ से उसे बनाया था। आइसक्रीम को नाश्ता 2 हाफ अंडों के साथ ओनली ऑरेंज जूस ही पसंद था। लंच में कोई भी हल्की फुल्की सी गज़ा मगर डिनर में खासा एहतमाम होना चाहिए। मोईद अली को आइसक्रीम ज़्यादा की पसंद नापसंद सबका पता था। वो बहुत ख्याल रखता था कि मगर वो चाहता था कि आइसक्रीम ज़्यादा की सारी जिम्मेदारियाँ परिवश संभाले। जितने अजीब खुद है, पसंद भी इतनी अजीब है। परिवश ने धीरे से गौसिया के कान में सरगोशी की आवाज़ में इतनी आहिस्तगी से कहा कि कहीं वो इसकी आवाज़ ही ना सुन ले। ये लो, मैंने आइसक्रीम भाई का नाश्ता तैयार कर दिया, तुम दे दो। गौसिया हल्के से मुस्कुरा दी और एक ट्रे में प्लेट में 2 फ्राई अंडे और फ्रेश ऑरेंज जूस को ग्लास रखकर परिवश के आगे बढ़ाई। नहीं बाबा नहीं, मैं तो ना दूँ। वो सटपटा के 2 कदम पीछे हटी। अरे पागल, वो कोई गैर थोड़ी तुम्हारी शौहर है। गौसिया ने नरमी से समझाना चाहा। मोईद अली वो चाहते थे कि परिवेश अपने दिल से स्क्रीम ज़्यादा का डर निकालो। ये तभी मुमकिन है जब वो आगे बढ़कर इसके छोटे छोटे काम करेगी। तुम स्क्रीम भाई के छोटे छोटे काम करोगी तो तुम्हारा एतमाद बढ़ेगा मेरी जान। नहीं गौसिया भाभी, अभी ना तो मुझे इतनी हिम्मत है और ना ही इतनी बहादुर हूँ मैं। मुझे इसके साय से भी डर लगता है। पिछली गुजरी बातों ने इसके अंदर तक तोड़ दिया तो इन बड़ी बड़ी आंखों में रकम कर्ब की तहरीर बस साफ पड़ सकती थी। मगर ये दर्द भी धीरे धीरे मिटेगा, सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। सॉरी स्क्रीम भाई, बस ला ही रही थी। नहीं, एक चीज़ रह गई। सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। गौसिया ने चाह से इसके रुखसार थपथपाया। अगर आप दोनों बहनों का प्यार ख़त्म हो गया हो तो क्या मुझे नाश्ता मिलेगा? पीछे से आती संजीदा और गंभीर आवाज़ पर परिवेश चौंक कर 2 फुट ऊपर उछली। सॉरी स्क्रीम भाई, बस ला ही रही थी। खौफज़दा तो गौसिया भी होगी जिसे स्क्रीम ज़ैदी ने बहुत गहराई से नोटिस किया। मेरा ख्याल है आप लोगों की डर और खौफ की कहानी जारी है सारी रहेगी। एक काम करें कि ट्रे मुझे ही दे दें आप।
आइसक्रीम ज़ैदी ने गौसे के हाथ में नाश्ते की ट्रे की तरफ इशारा किया, जिसे गौसे ने आइसक्रीम से आगे बढ़ा दिया। आइसक्रीम ज़ैदी ने ट्रे थाम ली और किचन से बाहर जाने लगा, मगर जाते जाते वापस पलटा। मैं बहुत असूल पसंद आदमी हूँ, आज के बाद ख्याल रखा जाए, दोबारा दोहराना नहीं पड़े मुझे। आइसक्रीम ज़ैदी ने परिवेश को देखा, जिसकी निगाहें सर झुका हुआ था, और फिर वहाँ रुका नहीं, ट्रे लिए बाहर निकलता चला गया। परिवेश और गौसे को अच्छी तरह अंदाजा था कि आइसक्रीम ज़ैदी का इशारा किस जानवरी हुक्म किस पर सादिर किया गया। चवल जी ना हो थे। अब हम भी चले नाश्ता करने, आप मुझे यहीं दे दे, मैं यहीं कर लूँगी। परिवेश वहीं किचन में रखी छोटी सी टेबल पर चेयर की सीट पर की जाने पड़ गई। गौसिया परी मोहित अली पुकारता वहीं आ गए। यार क्या मेरा नाश्ता एंड हो गया, तुम लोग अभी तक यहीं हो, चलो नाश्ता ठंडा हो रहा है। मोहित भाई मैं यहीं सही हूँ। वो अपना चाय का कप काउंटर पे से उठाकर खाली चेयर पर विराजमान होगी। मगर बहना, अभी वो कुछ और बोलता कि इसका ब्लैक कोट की जेब में रखा फ़ोन बजने लगा। मोहित अली ने फ़ोन निकाला और जो नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था, इसको देखकर इसकी भूरी आंखों में खुशी की लहर सी दौड़ गई। इसका गंदमी चेहरा चमक उठा। मोहित अली ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम। वो मुस्कुराते लहजे में सलाम किया। अच्छा, ये तो गुड न्यूज़ है, बल्कि सरप्राइज़। तो कब की फ़्लाइट है? गौसे परिवेश दोनों हवस मोहित अली को देख रहे थे। इसके लहजे में जितनी खुशी एक्साइटमेंट थी, ज़ाहिर ही हो रहा था कि फ़ोन के उस पर कोई बहुत खास शख्सियत है। चले ठीक है, मैं शाम 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसने फ़ोन ऑफ किया और वापस जेब में रखा। बहुत खुश लग रही है, कोई खास वजह? गौसे ने कदरे आइसक्रीम से पूछा। बहुत खास वजह, बल्कि एक बड़ा सरप्राइज़। आइसक्रीम तो खुश हो जाएगा, असल सरप्राइज़ तो इसके लिए। गौसे रात के डिनर में बहुत इस्तेमाल करना, कुछ डिशेस घर पर बन जाएंगी, कुछ पिज़्ज़ा टिक्का वगैरह ऑर्डर करवा लेंगे। मौसद के जो डिशेस नाल पिज़्ज़ा कौन खाना, जोर फिटे मुँह। मोहित अली ने पसंद भी नहीं पता की करना। मोहित अली का बस नहीं चल रहा था, क्या कुछ न कर डाले। मोहित अली मुस्कुराता हुआ किचन से निकल गया। लगता है कोई मेहमान आ रहा है। गौसे ने परिवेश को देखा। चलो खैर, शाम को पता चलेगा। चलो हम दोनों तो अभी नाश्ता करें। गौसे भी वहीं इसके साथ अपना नाश्ता लेकर बैठ गई। सफ़ियान मलिक भी ऑफिस के लिए निकल गया था, मगर जाने से पहले क्या कर गया था कि आज लंच पर नहीं आएगा। जो खाना फ्रीज़ किया वो आप लोग ही खा लेना। आतिर और फाखिर के तो मुँह खुले के खुले रह गए, क्योंकि जो कल जो कारनामा नशा ने खाने के साथ किया था, इनका मेदा तो कतई इजाज़त नहीं देता। नशा ने शकूक भरी निगाहों से आतिर और फाखिर को देखा। कसम ले ले नशरा भाभी, जो हमने सैफ़ी भाई को कुछ बताया। इन दोनों ने अपनी जानिब नशरा को इस तरह देखते हुए फ़ौरन कानों पर हाथ रख लिए। चलो कोई नहीं, हम भी आज दोपहर में कुछ ऑर्डर करवा लेंगे। इन दोनों की मस्कीनी सूरतें देखकर नशरा को तरस आ गया। चलो आज हम लोग मिलकर स्टोर रूम की सफाई करते हैं। कल मैं क्लास के सेट लेने गई थी, बहुत गर्दो गुबार जमे। ये ठीक रहेगा, इस तरह टाइम भी पास हो जाएगा, फ़ाखिर ने तेज़ी से कहा। नशरा ने फ़ाखिर की तेज़ी को बगौर नोट किया। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं। तुम दोनों के फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले, सफाई के बाद हम पढ़ने बैठेंगे। चल, फ़ाखिर दी एक्साइटमेंट पे आ गई मिट्टी। नशा जानती थी वो लोग पढ़ाई से भागते थे, मगर वो इन दोनों के मैट्रिक में बहुत मेहनत करवाएगी। मुलाजमा ने घर की सफाई शुरू कर दी, तो वो तीनों स्टोर रूम में चले गए, जहाँ 2 मुलाजमा ले आए तो ताकि वो धूल मिट्टी साफ़ करें। यहाँ ज़्यादातर सफ़ियान मलिक के बचपन के खिलौने, स्कूल बुक्स वगैरह थी। बचपन की बहुत सारी यादें, बहुत सी बातें स्टोर में संभाल के रखी गई थी। फ़ाखिर और आतिर के कैरी कोट, साइकिल वगैरह सब यहाँ रखी हुई थी। वो हल्के से मुस्कुराते बुक शेल्फ की जानी पड़ी। वहाँ कुछ फैमिली एल्बम भी रखे थे। अनशा ने कुछ मैरून और ग्रीन वेलवेट के कवर वाली एल्बम उठा ली। इनमें से बरसों पुरानी अटी हुई गर्द साफ़ की। नशा ने वो एल्बम खोली तो फ्रंट पर ही सिकंदर मलिक बड़ी सी गन लिए खड़े थे। फ़ाखिर और आतिफ भी इसी के पास आ गए। ओहो ताला जान, तो देखो कैसे, क्या एक्शन है, क्या स्टाइल है, फ़ाखिर ने फ़ाखिराना लहजे में कहा। बिल्कुल दबंग स्टाइल, आतिफ हल्के से हंसा। चले ना अर्शा भाभी, हॉल में चलते हैं, बहुत मिट्टी है यहाँ। मुलाजमा ने ज़ोर से कपड़ा टेबल पर मारा तो एक अरसे पुरानी ज़मीन धूल उड़ी थी। आराम से नहीं कर सकती क्या? फ़ाखिर की नाक में धूल गई तो खांसी सी होने लगी। माफ़ कर दे छोटे साहब, मुलाजमा शर्मिंदा सी होगी। वो लोग एल्बम्स लेकर हॉल में आ गए। सिकंदर मलिक भी इसी वक्त जोहर की नमाज़ अदा करके बैठ गए। इन तीनों के आने पर सिकंदर मलिक ने रुख मोड़ कर देखा। ये तुम तीनों किस गार से निकल कर आ रहे हो? सिकंदर मलिक ने इन तीनों की हालत देखी। धूल मिट्टी से लिपटे हुए थे। आदिर के सर पर तो बाकायदा मकड़ी के जालों का गुच्छा बना हुआ था। दादाजान, हम स्टोर में गए थे, स्टोर से ये फैमिली एल्बम मिली तो यही ले आए। नशरा वहीं सोफे पर आ बैठी और वो एल्बम कांच के टेबल पर रखती। सिकंदर मलिक के चेहरे और आंखों में गुजरे दिनों की दर्द और करब की तहरीर रकम थी। आतिर और फ़ाखिर इस एल्बम के बारे में नहीं जानते थे, बल्कि वो कुछ नहीं जानते थे। बहुत से दर्द भी, बहुत सी तकलीफ़ पन्हा थी इस एल्बम में, तो बहुत सी खुशियाँ और बहुत सी रौनकें थी ऐसे एल्बम में। सब कुछ कहता है इस एल्बम में, बहुत सी ज़िंदगियों की खूबसूरत यादें भी, बदसूरत बातें भी। आज शायद फ़ाखिर और आतिर पर हर राज आश्कार हो जाए, गुजरे पल और लम्हों के हर औरात से पर्दा उठ जाए। सिकंदर मलिक की परेशान नज़र सामने वॉल क्लॉक पर उठी, जहाँ छोटी सुई 2 के हिस्से पर थी तो बड़ी सुई 9 के हिस्से पर। मतलब सफ़ियान मलिक को आने में टाइम है, तो वो सफ़ियान मलिक के आने से पहले पहले एल्बम वापस स्टोर रूम में रखवा देंगे। तुम लोग यूँ करो, पहले जाकर नहा लो, देखो क्या हालतें होनी तुम तीनों की। चलें ठीक है, हम कुछ देर पे आते हैं। फ़ाखिर और आतिर अपने रूम्स में चले गए। पहले वेख लैंदे दा सफ़ियान सिकंदर मलिक, बाद च तुझे ने आए ना। गौसे का फ़ोन एक बार फिर बजर देने लगा। वो इस वक्त प्याज काट रही थी। परिवेश मीठे के लिए कुछ खुश्क मेवे को निकाल कर साफ़ कर रही थी। आइसक्रीम ज़ैदी आज घर पर ही था, इसने ऑफिस ऑफ किया था।
नाश्ते के बाद वो अपने बेडरूम में चला गया। 2 बजे के बाद करीब वो बाहर निकला। गौसे ने इसको चिकन पुलाव के साथ शामी कबाब और रायता दे दिया। टीवी देखने के साथ साथ वो खाना भी खाता रहा। वो और परिवश भी वहीं हॉल में बैठी अपना काम कर रही थी। हालांकि परिवश का दिल कर रहा था काश पर लग जाए और इसकी नज़रों के सामने से हट जाए। हालांकि स्क्रीन ज़ैदी ने भूलकर भी एक गलत निगाह इस पर नहीं डाली। वो बस अपने काम में लगा हुआ था। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। एक बार, 2 बार, बार बार फ़ोन बजर देने लगा। फ़ोन चूँकि शीशे की टेबल पर रखा था तो बजर की आवाज़ हाल की खामोशी को चीर रही थी, क्योंकि टीवी का वॉल्यूम तो नहायत स्लो होता। या तो आप फ़ोन रिसीव करके बात कर लें या फिर इसको ऑफ़ कर दें, क्योंकि मेरे कानों की आवाज़ सख्त नागवार गुजर रही है। बिलाखिर स्क्रीन ज़ैदी ने टोक दिया। स्क्रीन ज़ैदी सारे जहाँ आंधा पे लगता। गौसे ने सहमी निगाहें ऊपर उठाई। लरसते हाथों से उसने फ़ोन उठाकर दोबारा से ऑफ कर दिया। परिवश दिल ही दिल में इसके यहाँ से चले जाने की दुआ करी थी, मगर वो भी ठीठों का सरदार था, जमकर बैठा हुआ था। गौसिया भाभी, परिवश ने नहायत आहिस्ती से गौसे के कान में सरगोशी की। हाँ बोलो, गौसे ने बीसी आहिस्ती से जवाब दिया। चले ना वहाँ किचन में चलते हैं। हाँ चलो। गौसे भी यहाँ बैठना नहीं चाह रही थी। प्याज बाउल वगैरह सब समेट कर उठ खड़ी हुई। मेरे लिए गर्म चाय लेकर आओ, जाती हुई परिवश को इसने ऑर्डर दिया। और ये सारे बर्तन उठा के लेके जाओ। गौसी तो कब की जा चुकी थी। इसके पैरों से जैसे जान निकलनी जा रही थी। इसने किचन की तरफ देखने के बाद करती क्या ना करती कि मस्ताक टेबल की जाने पड़ी। वहाँ से बर्तन समेटे। इस सब के दौरान इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि अगर स्क्रीन ज़ैदी ने कुछ बोल दिया तो पसली से बाहर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मोइद अली की चहकती आवाज़ पर परिवश के हाथ रुक के इसने दरवाजे की जानिब देखा। अस्क्रीम ज़ैदी ने भी मोइद अली को देखा। अस्क्रीम देखो कौन आया। मोइद अली के साथ ज़रीना थी, अपनी मखसूस ड्रेसिंग में, वही सिल्की ब्लू बॉर्डर वाली साड़ी और लाइट सा मेकअप और ज्वेलरी, बालों को जोड़े की शक्ल दी मुस्कुराती हुई मोइद अली के हमरा आ रही थी। अस्क्रीम ज़ैदी के चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती तरह, आंखों में गुस्सा, इश्तियाल और नाराज़गी के मिले जुले तासरात बनने लगे। इसके असाब इस कदर खींचे थे कि दिमाग की हरी हरी नसें बाज़ें होने लगी। अब गुस्से की शिद्दत इस कदर बढ़ गई कि टेबल पर रखे सारे बर्तन इसने हाथ मार के एक झटके से गिरा दिए। परिवेश ने इसके गुस्से को अच्छी तरह जानती थी कि कितना जुनून है इसके अंदर। वो तो लम्हे के पेशतर हिस्से में पीछे हटी। ज़रीना के चलते कदम वहीं थम से गए। इनके चेहरे पर चमकती खुशी मद्धम पड़ गई। मोइद अली हैरान और परेशान होकर देखने लगा। गौसिया भी इस चोर की आवाज़ सुनकर किचन से बाहर आ गई। अस्क्रीम, मोइद अली ने हल्के से पुकारा। शट अप, जस्ट शट अप। और फिर वो वहाँ रुका नहीं, तेरी से अपने बेडरूम की जानिब पड़ गया। मोइद अली ने रुख मोड़ कर ज़रीना को देखा। जिनके चेहरे पर तारीकी थी। उदासी के साथ इनके रोम रोम से नजर आ रहे थे। मोइद अली से ज़रीना की हालत देखी नहीं गई। वो भी स्क्रीम ज़ैदी के बेडरूम की जानिब पड़ा। बिस्तर होने से गया कार से कुछ सकता नहीं। अस्क्रीम, ये क्या किया तुमने। ज़रीना खाला तुमसे मिलने आई, तुम्हारे पास आई, और तुम्हारा ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड किसने कहा कि वो यहाँ है। मुझसे मिलने आए। ना ही तो मुझे इनकी कोई ज़रूरत है और ना ही कोई मिलने का शौक। अस्क्रीम ज़ैदी के लहजे में हकारत, नंस, तज़हीक में इस जुमलों ने मोइद अली का दिल दुखाते तो पीछे दरवाजे पर खड़ी ज़रीना का दिल खून के आंसू रोने लगे। अपने इकलौते लगते जिगर गोशे के मुँह से ऐसे लफ्ज़ों ने इनको अंदर तक तोड़ फोड़ के रख दिया। वो यहाँ आई है तो किसके लिए। सिर्फ और सिर्फ अस्क्रीम ज़ैदी के लिए। नहीं अस्क्रीम, ऐसे मत बोलो, वो तुम्हारी मामा है। मोइद अली आहिस्ती से इसके पास है जो बफरा व शेर बना हुआ था। नहीं है मेरी कोई माँ। इसने गैसो गज़ब से मोइद अली को देखते हुए इसका बड़ा हुआ हाथ नहायत नफरत से झटका। अस्क्रीम, मेरे शहजादे, मेरे बेटे, ऐसा मत बोलिए। मैं बहुत तड़पी हूँ आपके लिए, बेचैन रही हूँ आपके लिए, आपसे मिलने, आपको देखने और आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। ज़रीना आगे बढ़ के इस ज्वालामुखी बने अस्क्रीम ज़ैदी के पास आ ठहरी। इनकी आंखें भीगी हुई थी। लहजे में तड़प और करप चीख रहा था, मगर ये सब अस्क्रीम ज़ैदी को नज़र नहीं आ रहा था। वो सिर्फ अपनी नफरत में जी रहा था, अपनी ज़िद और अना में सांसें ले रहा था। आंखों पर बंधी नफरत की इस पट्टी की वजह से वो ज़रीना को ना तो देखना चाहता था और ना ही सुनना। बस करेंगे ड्रामा वहाँ करें जो आपको जानता नहीं हो। इसने सपाट लहजे में कहते हुए नफरत भरी निगाहों से ज़रीना को देखा। ज़रीना अंदर तक कट कर आएगी। शर्मिंदगी की गहराइयों में उतरती चली गई। मगर नहीं, अब अगर मुसम्मम इरादा बांध लिया तो वो अपने इरादे और पुख्ता फैसले से पीछे नहीं हटेंगी। वो अपने नाराज़ खफा से बेटे को मना लेंगी। इसकी कड़वी बातें, जहरीले अंगारे, बरसाते लफ्ज़, लहजे सब बर्दाश्त कर लेंगी, क्योंकि वो जानती थी कि अच्छी तरह कि अगर आज स्क्रीन ज़्यादा स्टेज पर इसके अंदर गुस्सा लावा भरा तो इसकी जिम्मेदार भी वो खुद ही है। अस्क्रीम, मैं तो समझता था कि तुम सरप्राइज हो जाओगे। जहन्नम में गए तुम और भाड़ में गया तुम्हारा सरप्राइज। इसको मज़ीद तैश है। इसका गुस्सा, इश्तियाल, इसका बफरना, चीखना इस इमारत की हर ईंट में गूंज रहा थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर दूँ, चले जाओ यहाँ से सब। ज़रीना ने एक बेबस सी नज़र स्क्रीन ज़ैदी पर डाली, जिसने नहायत नफरत और हकारत से ज़रीना से मुंह फेर लिया। मुझे माफ़ कर दो बच्चे, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मगर मोइद। अस्क्रीम ज़ैदी ज़ोर से धाड़ा था। ज़रीना का दिल इसकी शेर जैसे धाड़ पर दहल कर आ गया। अस्क्रीम, ज़रीना खाला से ले जाओ इनको यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अस्क्रीम ज़ैदी ने नहायत जारहाना तरीके से इसका गिरेबान पकड़ा। हाय मेरे मालिक। दरवाजे की चौखट पर खड़ी गौसिया ने खौफजदा होकर दहल कर अपने बेतहाशा धड़कते दिल को थाम लिया। वो स्क्रीम ज़ैदी की बात पर पूरी जान से लरस कर रह गई। और स्क्रीम ज़ैदी ने तेज़ नज़रों से दरवाजे के पास खड़ी गौसिया को देखा। स्क्रीम ज़ैदी ने अपने दोनों जबड़ों को इस कदर सख्ती से भेजा हुआ था कि इसके दिमाग की हड्डियां उभर के वाज़े हो रही थी। आंखों से सुर्ख डोरे छलक रहे थे। इसने एक झटके से मोइद अली का गिरेबान छोड़ा। वो 2 कदम लड़खड़ाता पीछे हुआ।
अस्क्रीम ज़ैदी की हालत एक ज़ख्मी शेर की जैसी थी जो अपनी चिंगाड़ अपनी धार से हर शय को तहस नहस कर देना चाहता है, हर शय को चीर फाड़ के रख देना चाहता है। इसने सामने रखी कांच की टेबल पर अपने दोनों हाथों को इतनी ज़ोर से मारा कि इस कांच की टेबल के शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गए। लम्हों में जगह खून खून होगी। तो रीना देरी से एक बार फिर इसके करीब आई। मोईद अली का भी लम्हों में दिमाग चकरा के रह गया। अस्क्रीम ज़ैदी के गुस्से और जुनून को अच्छी तरह जानता था, मगर इतनी हद तक चला जाकर अंदाज़ा नहीं था। ज़हनी मरीज़न जाके साइकियाट्रिस्ट को चेक कराओ या पागल खाने दा मेंटल असाइलम दाखिल करा दो इन्हों। अस्क्रीम, मोईद अली और ज़रीना इससे पहले कि इसके पास पड़ते इसने कालीन से कांच का एक बड़ा सा टुकड़ा उठा लिया। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं अपनी शहरक काट लूँगा। काट ला, सारे सुकून चाहिए उनके। अस्क्रीम ज़ैदी ने वो टुकड़ा अपने गले पर रख दिया। ओके अस्क्रीम, दोनों खौफजदा हो गए। अस्क्रीम, मेरे बच्चे, खून बह रहा है आपके बहुत ज़्यादा। ज़रीना का दर्द से दिल फटा जा रहा था। आंखों से चारों कतार आंसू बह रहे थे। अगर तो इनको यहाँ से लेकर अभी के अभी नहीं गया तो मेरी लाश यहाँ पड़ी मिलेगी। अस्क्रीम ज़ैदी ज़रीना को देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। मैं जा रहा हूँ, तू कांच हटा अपने गले से। मोईद अली ने दुख और तासुफ से इसको देखा। इसके दोनों हाथ खून से लबरेज थे, जिसके अस्क्रीम ज़ैदी को रत्ती भर परवाह नहीं थी। मगर मोईद अली को सोचना था। वो ज़रीना की ममता भरी कैफियत को बेची तरह समझ रहा था, मगर मजबूर व बेबस हो गया। ज़रीना खाला, अभी चलें यहाँ से, मोईद अली ने आहिस्तगी से कहा। मगर मोईद खून होने की वजह से इनसे बोला ही नहीं जा रहा था। वो खुद देख लेगा, लेकिन अगर हम यहाँ रहे तो अस्क्रीम खुद को नुकसान ना पहुँचा ले, इसलिए बेहतर ये है कि हम यहाँ से फ़िलहाल चले जाएं। ज़रीना ने नहायत तड़प कर मोईद अली को देखा, फिर बेबसी की नज़र अस्क्रीम ज़ैदी पर डालते हुए आगे बढ़ी। मोईद अली ने ज़रीना को अपने बाजू के हसार में ले लिया था। दरवाजे में इस्तादा गौसी और इनके पीछे छुपी डरी सहमी खौफज़दा सी पथराई आंखों से देखती परिवेश को भी मोईद अली अपने साथ लेता हुआ निकला। बेटा, इसके बहुत खून बह रहा है। ज़रीना ने सिसकते हुए मोईद अली को देखा। इसकी आंखों में कर्ब की तहरीर रकम थी, जिसने मोईद अली को अंदर तक तोड़ दिया था। इसकी हर आस टूट गई थी। अभी के इस वाक़े ने इसकी हर उम्मीद को ख़त्म कर दिया था। गौसे ने बगौर मोईद अली को ज़रीना को देखा। मोईद अली मर्द था, इसने खुद को बहुत हद तक संभाला हुआ था, मगर इसकी बलोरी आंखों में सुर्खी घुली हुई थी। इसके दिल के अंदर का दर्द इसके चेहरे से छलक रहा था। गौसे को इस वक्त खुद को संभालना था ताकि वो मोईद अली और ज़रीना को संभाल सके। खुद को मजबूत बनाना था ताकि वो मोईद अली को कमज़ोर ना पड़े। इसने एक लंबी आ भरी और नज़र जब परिवेश पर पड़ी तो लम्हे भर के लिए पूरी जान से चकरा के रह गई। परिवेश की मैदे जैसी रंगत खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ी हुई थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ का समंदर मौजूद था। वो पहले तेरी से इसकी जानी पड़ी। परिवेश, गौसिया ने नरमी से इसका हाथ थामा। परिवेश ने नहायत चौंक कर मगर सहमी हुई निगाहों से गौसिया को देखा। गौसिया भाभी, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। वो बहुत ख़तरनाक है। इसके लहजे में डर और खौफ का शिद्दत से एहसास हुआ। मेरी बात सुनो, इधर आओ। गौसिया इसको अपने से लगाकर सोफे पर आ बैठी और फिर कुछ सोच कर तेजी से किचन में आई। सबके लिए ऑरेंज जूस बनाया। एक गिलास मेरे वास्ते बना दे, मैंने भूख लगी, लेकिन मैं ना सिर्फ रिकॉर्डिंग की वजह से बैठी हुई उधर आप लोगों का नावल रिकॉर्ड कर रही हूँ। सफ़ियान मलिक आज ऑफिस में बहुत थक गया था। स्क्रीन ज़ैदी और मोईद अली दोनों नहीं आए थे तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ा, मगर मोईद अली ने ना आने की वजह भी इसको बता दी थी। वो सोफ़े की बैक से टेक लगाए दोनों हाथों से सर को थामे हुए था। इसकी निगाह बेसख्त टेबल पर पड़े इस मेरून एल्बम पर पड़ी, इसने जल्दी से वो एल्बम उठा लिया। एक के बाद एक तस्वीर देखते इसके खून में शरारे से दौड़ने लगे। ग्रे कांच में गैसो गजब हलकुरे ले रहा था। दादे ने फसाद पुआता ना, पहले चंगा भला उन्होंने वेख के वापस भी रह देना सी। आतिर फाखिर, सफ़ियान मलिक की तेज़ तरार चिंगारती आवाज़ पूरे घर में मुकम्मल तमतराक के साथ गूंजी। वो उधर स्क्रीम ज़्यादा पागल होया रहा था। सफ़ियान मलिक पागल होया रहा, पागलों के भी खानदान के फंस के बेचारे सारे। आतिर और फाखिर सफ़ियान मलिक की एक आवाज़ में अपने रूम से गिरते पड़ते भागते हुए दोनों सफ़ियान मलिक के कटहरे में दाखिल हुए। धड़कते दिल फूली सांसों समेत सफ़ियान मलिक को देखने लगे। जी सैफ़ी भाई, क्या है ये? कौन लाया इसको स्टोर रूम से निकाल कर? आंखों में चेहरे पर अंदाज में गुस्सा, इश्तियाल, नाराज़गी, जहाँ जलाल के मिले जुले तासुरात थे। फाखिर और आतिर को ऐसा लगा कि इनकी जान अब निकली तब निकली। सफ़ियान मलिक का गुस्सा सवा नेज़े पर था। सिकंदर मलिक और नशरा भी अपने रूम से बाहर निकले। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, स्पार्ट लहजे में एक बार फिर ज़ोर से ठाड़ा। वो आतिर का तो हलक खुश्क हो गया। फाखिर की खौफ से टांगें लरसने लगी। नशरा को आतिर और फाखिर की हालत पर तरस आया। वो आगे बढ़ी। चल, आ गई मदर टेरेसा, ये मैं लाई हूँ स्टोर रूम से। नशरा ने काफ़ी एतमाद के साथ बिला झिझक सफ़ियान मलिक से कहा। सफ़ियान मलिक ने नहायत खूनख्वार नज़रों से नशरा को घूरा और दैश के आलम में इसकी तरफ बढ़ा। इसके नाजुक बाजू को नहायत चारहाना अंदाज में अपनी चौड़ी मजबूत हथेली में सख्ती से दबोच कर एक जोरदार झटका दिया। तुम होती कौन हो मेरे घर की चीज़ों में छेड़छाड़ करने वाली? ग्रे कांच में अंगारों का तूफान लिए इन सबस आंखों में एक तहलका मचा गया। इसकी धड़कने बेरबत होने लगी। गुस्सा जलाल में तो इसने सफ़ियान मलिक को हमेशा ही देखा था जब से यहाँ आई थी, मगर आज इसके लहजे में इश्तियाल, नाराज़गी, गैज़ो गज़ब के साथ शदीद नफ़रत भी देखी थी। और इस शदीद नफ़रत में एक हल्की सी दर्द की तहरीर भी रकम थी, जिसे सफ़ियान मलिक ने छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर जाने कैसे इस पल नशरा पर यह छुपा राज अफशा हो गया। आज के बाद अगर मेरे घर की किसी भी चीज़ के साथ छेड़छाड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सफ़ियान मलिक ने जितनी बेदर्दी और सख्ती से इसका बाजू तो पहुंचा था, इससे कहीं ज़्यादा झटके से इसको अपनी हथेलियों से साथ किया। आतिर, इसने चीख कर आतिर को आवाज़ दी जो डरा सहमा तेरी से इसके पास है। जी सैफ़ी भाई,
ये सारे एल्बम्स उठाओ और वापस स्टोर में फेंक करो। खबरदार अगर आइंदा कभी ये एल्बम्स बाहर आए तो। जिस चीज़ की जहाँ जगह होती है वहीं अच्छी लगती है। सफ़ियान मलिक ने नहायत हकारत से इन सबस कांच में घूरा। इसके लहजे में मौजूद तहकीर और तज़ीक नशा को बहुत महसूस हुई। इसके अंदाज में जाने क्या था कि इसके ग्रीन कांच पर पहरा देती सियाह घनी बल्कों की बाढ़ गुलाबी दहकते और इस पर गिरती चली गई। जाने भी कुछ बोल नहीं सकी थी, जुबान तालू से जा लगी थी। आतिफ तो पहली फुर्सत में वो एल्बम्स लेकर अब वो चक्कर हो चुका था। इसके पीछे फाखिर भी भागा, इस डर से कि कहीं इसकी शामत ना आ जाए। भिड़ के छत्ते को छेड़ दिया था इन लोगों ने। इन तीनों की समझ से बाला था आखिर ऐसा भी क्या गुनाह सरसद हो गया इन लोगों से। ऐसा भी क्या है इस एल्बम में जो सफ़ियान मलिक मुकम्मल तौर पर ज्वालामुखी बना हुआ था। इसका फैमिली एल्बम है जिसमें इसकी फैमिली मेम्बर्स की खूबसूरत यादें कैद हैं। इसको तो खुश होना चाहिए, फिर इसका तो गुस्सा तैश क्या मानी रखता है। ज़रूरी नहीं सारे फैमिली मेम्बर चंगे ही हों। सैफ़ी मेरे बच्चे, सिकंदर मलिक की गमज़दा आवाज़ उभरी। वो चलते हुए सफ़ियान मलिक के पास है और सारी जी तीली लाना सफंदर मलिक की है। पहले उन्होंने देख लें तो नान पे ही देता उन्होंने। दादाजान आप तो जानते हैं ना सब कुछ, तो आपने इन एल्बम्स को स्टोर रूम से क्यों निकलवाया? नफरत करता हूँ मैं, और मेरी इस शदीद नफरत को इस लड़की ने भड़काया। कसम खा के कहता हूँ अगर इसकी जगह कोई और होता तो अब तक वो हशर कर चुका होता कि शायद खुद को भी पहचानना और मुश्किल हो जाता। नशा की जानिब तलखी और सख्ती के लफ्ज़ों के अंगारे उछाले थे इसने। इसका बस नहीं चल रहा था कि ग्रे कांच से फूटते शरारों में नशा का वजू जलाकर खाकसर कर दे, भस्म कर दे। बेटा नशा बेटी से गलती होगी, माफ़ कर दो इसको। सिकंदर मलिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि सफ़ियान मलिक क्यों नशा की बेइज्जती कर रहा है, मगर वो सफ़ियान मलिक के बफरे गुस्से से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थे। जाने की इस कुव्वत तो ताकत ने इसको बांध रखा था, वरना वो वाकई हर शय को तहस नहस कर देता। समझा ले इसको, मैं हर बार माफ़ करने वालों में से नहीं हूँ। गुस्सा आवर एक भरपूर नज़र इसके झुके सर पर डालता चला गया। सिकंदर मलिक ने तासुब भरी नज़रों से जाते हुए सफ़ियान मलिक पर डाली और एक लंबी सांस खींचते हुए नशा के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। मोहित रात के 10 बज गए थे मगर आइसक्रीम अभी तक बाहर नहीं निकले। जरीना के लहजे में फिक्रमंदी छलक रही थी। फिक्र तो मोहित अली को भी बहुत हो रही थी, मगर वो आइसक्रीम ज़ादी का गुस्सा भी बहुत अच्छी तरह जानता था। गौसिया, मोहित अली ने हल्के से गौसिया को पुकारा। जी, इसने आहिस्ती से कहा। खाना तैयार है? जी, आप कहे तो लगा दूँ टेबल पर? नहीं तुम यूँ करो, ट्रे में खाना ले आओ, मैं आइसक्रीम को खिला दूँ, फिर हमारे लिए टेबल लगा देना। जी बेहतर, मैं भी लेकर आती हूँ। गौसिया किचन की जानिब बढ़ी, कुछ ही देर में गौसिया ट्रे में खाना ले आई। मोहित अली जरीना के पास खड़ा हुआ। मैं आइसक्रीम को खुद खाना खिला दूंगा, फिक्र मत करें, इसने जरीना को हल्का सा दिलासा दिया। मोहित अली ट्रे लिए आइसक्रीम ज़ादी के बेडरूम में आहिस्ती से दाखिल हुआ। कमरे की हालत अब तो रो रही थी, कोई भी शय अपनी जगह पर नहीं थी। अपने जनूनी गुस्से का भरपूर इस्तेमाल इसने अपने बेडरूम की हर शय पर किया था। हर शय बातम की ना थी, पाँच किसी ने ला के भी नहीं देनी। डंगर अपनी किस्मत अपनी तकदीर पर रो रही थी। इन सब पर से होती हुई नज़र मोहित अली की बेड पर पड़ी, जहाँ आइसक्रीम ज़ादी टांग पर टांग और आंखों पर बाजू रखे लेटा हुआ था। पाँव की हल्की सी चंबी से साफ जाहिर था कि वो जाग रहा है। मोहित अली धीरे धीरे चलता हुआ इसके सराहने आ खड़ा हुआ। खाने की ट्रे आराम से टाई टेबल पर रखी। आइसक्रीम, बहुत सारी हिम्मत मस्तिमा करके इसने आइसक्रीम ज़ादी को पुकारा। आइसक्रीम ज़ादी ने आंखों से बाजू तो नहीं हटाया, मगर हाँ हिलते हुए पैर ज़रूर रुक गए थे। आइसक्रीम उठो, खाना खा लो प्लीज़। मोहित अली ने इसका बाजू थामा। आइसक्रीम ज़ादी ने आंखों पर से हाथ हटाया। हाथों पर खून जम चुका था। इसके हाथों के कट देखकर इसका अपना दिल कट के रह गया। इसको दर्द हो रहा था तो क्या आइसक्रीम को दर्द नहीं हो रहा था? वो इतना सख्त जान कैसे हो सकता है? इसका दिल इतना पत्थर क्यों है? आइसक्रीम ज़ादी ने मोहित अली को देखा। आइसक्रीम ज़ादी की बड़ी बड़ी आंखें सूझकर सुर्ख हो रही थी, और इस सुर्ख आंखों में जिसके लिए जितने शिकवे गिले थे, मोहित अली के दिल को ज़ोर से धक्का लगा। आइसक्रीम ज़ादी की सर्द मोहरी ने मोहित अली को शर्मिंदगी में मुब्तला कर दिया, मगर खुदा गवाह इसका मकसद ये नहीं था। तुमने आज मेरा दिल दुखा है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। चले जाओ यहाँ से। मोहित अली बेशक एक मजबूत असाब का मालिक था, मगर आइसक्रीम ज़ादी के इस वक्त का अंदाज़ और अल्फाज ने इसे अंदर तक तोड़ दिया। मगर वो अगर टूट गया तो आइसक्रीम ज़ादी मज़ीद बिखर जाएगा, और वो नहीं चाहता था कि इसकी शख्सियत को मज़ीद कोई ऐसा पहुँचे। हाँ सारे जहाँ अंधे ठेके थे मोहित अली ने लेते हुए, इसलिए इससे मज़ीद कुछ बोले। साइड ड्रा से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, वॉशरूम से एक बाउल में नीम गर्म पानी लिया। उठो। मोहित अली ने इसका मजबूत आहनी बाजू हल्के से थपक कर उठाना चाहा। कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। आइसक्रीम ज़ादी ने इसका हाथ झटका। और मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ूंगा, उठ जल्दी से। इसके झिड़कने को नज़रअंदाज किया, एक बार फिर इसको बाजू से थाम कर उठाया। आइसक्रीम ज़ादी ने भी ज़रा हिलोजत नहीं की और इसको घूरता हुआ उठकर बैठ गया। मगर नाराज़गी बरकरार रखी। इसकी हर नाराज़गी, हर नखरा मोहित अली अपनी पलकों पर रखता था। वो जानता था कि अगर आइसक्रीम ज़ादी किसी की बात मानता तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहित अली है। तो जी सूरी जो करता रहना। मोहित अली ने डिटोल पानी से में डालकर रुई की मदद से धीरे धीरे इसके ज़ख्म साफ़ किए। अच्छी तरह ज़ख्म साफ़ करने के बाद ट्यूब लगाकर बैंडेज की। खुद को नुकसान पहुंचाकर दर्द नहीं होता? मोहित अली के लहजे में दर्द बोल रहा था, जिसको आइसक्रीम ज़ादी ने इस्तेज़ाई अंदाज में हवा में उड़ाया। ये दर्द कुछ नहीं इसके मुकाबले में जो तुमने मुझे आज दी है। मोहित अली ने तासुब भरी नज़रों से इसको देखा और एक सर्द सांस खींचता हुआ हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से खाने की ट्रे उठाई। हम इस मौजू पर बाद में बात करेंगे, पहले तुम खाना खा लो। इसने एक लुकमा चिकन कढ़ाई का आइसक्रीम ज़ादी के मुंह में डाला। आइसक्रीम ज़ादी को मोहित अली ने पेट भर के खाना खिला दी और इसको दवा भी दिखला दी।
तुम अब सुकून से सोचो, बल्कि यूँ करो ना, दूसरे कमरे में जाकर सोचो ताकि यहाँ की सफाई हो जाए। मोइदली ने बगौर बिखरा फैला हुआ कमरा देखा। नहीं, सब कुछ जैसा पड़ा वैसे ही रहने दो, तुम जाओ, ये सब सुबह ही करवा देना। इसके लहजे में कांच के टूटने की खनक थी। इसके दिल की हालत इस कमरे की तरह बिखरी हुई थी, मगर वो जानता था कि कुछ दर्द ऐसे भी होते जो किसी से बयान नहीं किए जाते, शेयर नहीं किए जाते। मोइदली चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। जाने से पहले लाइट ऑफ करना नहीं भूला। कैसी आइसक्रीम? मोइदली को बाहर आते देखकर जरीना नहायत बेकरारी और बेसब्री से आगे बढ़ी। इनके हाथों से बहुत खून बह रहा था। वो ठीक तो है ना? पहले अचानक कोई ना कोई इससे रीना नहीं चढ़ाया होना जड़ा वो इदा दा। जरीना के लहजे में फिक्र बोली थी, बेताबी इसके हर हर वजू से झलक रही थी। जरीना खाला, आइसक्रीम से पहले से बहुत बेहतर है। मैंने इसके हाथों पर बैंडेज भी कर दिया और अपने हाथों से खाना भी खिला दिया। फिक्र की अब कोई बात नहीं। मोइदली इनके दुख को समझ सकता था, सवाए तसल्ली के भी कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा है कि अब हम लोग भी खाना खाते हैं। कौन टेबल लगा दो? जी बस 5 मिनट में लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है मोहित, मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान आकर शर्मिंदगी में घिरी मतवातर आंखों से बहते अश्कों ने मोहित अली को भी शर्मिंदा कर दिया। ऐसे नहीं बोलते, जो होना था वो हो चुका। अब स्क्रीन को समझना होगा। माजी में जो गलतियां सरजद हुई, इन पर पछताना सिर्फ बेवकूफ़ी है। अक्लमंदी इसमें कि हम अपने आज में जिएं और आने वाले कल को खुशी खुशी वेलकम करें। मोहित खाना लगा दिया। गौसे ने हल्के से कहा, ठीक है चले खाना खाते हैं पहले, फिर अगर कल आए हमल सोचते हैं। सिकंदर मलिक स्टडी रूम में मौजूद रॉकिंग चेयर की बैग से सर को टकाए आंखों को बंद किए नहायत दूर भटक रहे थे। इनके चेहरे पर तारीकी करब की परछाई थी, तो बंद आंखों की पुतलियों पर दर्द की लकीरें। इनकी हर सोच जख्म जख्म थी, जहाँ से आज भी लहू बह रहा था। दरवाजे पर खड़ी नशरा बगौर इनको देख रही थी। सिकंदर मलिक के चेहरे से झलकती उदासी नशरा की आंखों से छुपी नहीं रह सकी थी। दादाजान, नशरा ने नहायत आहिस्ती से पुकारा था। सिकंदर मलिक जो रॉकिंग चेयर पर हौले हौले झूल रहे थे, नशरा की आवाज़ पर रुक गए। आंखें वाँ की तो सामने नशरा को खड़े पाए। अरे नशरा बेटी, तुम सब खैरियत तो है ना? सिकंदर मलिक सीधे होकर बैठे। जी सब ठीक है। इसके लहजे में अफसुर्दगी थी, जिसे सिकंदर मलिक ने गहराई से महसूस किया। मैं जानता हूँ आज जो हुआ वो सही नहीं हुआ, मगर आज अगर सफियान के लहजे में इस कदर कड़वाहट है तो मैं समझता हूँ कि बरहक है। नफरत की जो आग इसके दिल में लगी, इस आग को लगाकर जाने वाली जाने कहाँ अपनी दुनिया में अपनी खुशियों में मगन है। इसको तो यह एहसास भी नहीं कि नफरत की चिंगारियाँ सफियान के वजूद को नहीं, इसकी रूह को भी पनाहों में झकड़ ले चुकी थी। सिकंदर मलिक के लहजे में खतरनाक हद तक संजीदगी थी। इनकी जुबानी बातों में नशा उलझ चुकी थी, मगर वो जानना चाहती थी कि सफियान मलिक की आंखों में छलकता दर्द, एक अजीब सी महरूमी और अभी सिकंदर मलिक की संजीदगी में डूबी जुबानी बातें। कौन जा चुका है? कौन मगन है अपनी दुनिया में? कुछ समझी नहीं दादाजान। नशा ना समझी की कैफियत में घिरी उलझी उलझी नजरों से सिकंदर मलिक को देख रही थी। कैसरा, सफियान की माँ। व्हाट? नशा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई वजनी पहाड़ इसके ऊपर आ गिरा। इसके दिल पर ज़बरदस्त धक्का लगा। हाँ, सफियान की माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चली गई, बल्कि यह कहना ज़्यादा मुनासिब लेकर किसी के साथ भाग गई। इनकी आंखों और चेहरे पर नफरत की परछाइयाँ थी। अनुष्का कितनी देर तक सुनाटे में रही। सफियान मलिक का लहजा, इसका अंदाज, औरतों के लिए बेतपारी नफरत आज सारी गिरे एक एक करके इसके सामने खुल गई थी। आज सफियान मलिक के सारे जख्म एक एक करके उधरते चले गए थे, जो इसने बहुत संभाल संभाल और सहन सहन कर रखे थे। इन एल्बम्स ने सारे जख्म हरे कर दिए थे। वो यादें, वो बातें जो इस एल्बम्स में कैद थी, आज फिर से ताज़ा हो गई थी। सिकंदर मलिक का टूटा पुच्छा लहजा दूसरी तरफ नशा ने फ़ौरन महसूस कर लिया। दादाजी, ये सब मेरी वजह से हुआ ना? अरे नहीं बेटा, एक ना एक दिन ये सच्चाई सामने आनी थी, तो वो दिन आज ही से। इन्होंने नरमी से कहते हुए इसको देखा, बल्कि साइड पर रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। क्या सोच रही हो? सिकंदर मलिक ने नशा के पुरसोच चेहरे को बगौर देखा। एक औरत हर रिश्ते से बेफरफाई कर सकती है, अपने मफाद के लिए, अपनी गर्ज के लिए, या कभी अपनी मजबूरी के लिए हर रिश्ता छोड़ सकती है, हर रिश्ता तोड़ सकती है, मगर माँ का रिश्ता तो हर रिश्ते पर भारी होता है। वो अपनी औलाद के लिए हर रिश्ते की कुर्बानी दे सकती है, अपनी औलाद की खातिर हर ताकतवर से ताकतवर शय से लड़ सकती है, मुकाबला कर सकती है, मगर अपनी औलाद पर ज़रा सी भी आँच भी नहीं आने दे सकती। हल्की सी परेशानी, हल्की सी मुसीबत अपनी औलाद पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर कुछ माँ कैसरा जैसी भी हो सकती है, अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशात की गुलाम, जिन्हें अपने आप पर गरूर होता है, अपने हुस्न की नुमाइश, अपने जिस्म को सराहे जाने का शौक़ होता है, जिन्हें अपनी खूबसूरती के आगे हर शय हेच लगती है, फिर चाहे वो इसका शौहर हो या इसकी अपनी सगी औलाद ही क्यों ना हो। सिकंदर मलिक के चेहरे और आंखों से भरमी और गुस्सा आया था। अनुष्का इतनी ना समझ रही थी कि जो सिकंदर मलिक की बातों का इशारा में छुपी नफरत की चिंगारियों को ना समझ सकती। सही माने में बात जान पाई थी कि सफियान मलिक की औरत ज़ात से नफरत को इस अपने घर में क्यों किसी औरत का जिक्र, बस इसका वजूद बर्दाश्त नहीं, क्यों वो टीवी पर ऐसा प्रोग्राम नहीं देखते जिसमें औरत का किरदार हो। नसरत शादी करना भी इसकी ज़िंदगी के प्लान का हिस्सा, इसका एतबार एतमाद उठा हुआ है, तो वो चाहता है कि आतिर और फ़ाखिर को भी एहसास दिलाए कि सिर्फ और सिर्फ नफरत के काबिल है, इज़्ज़त और मोहब्बत के हकदार नहीं। इसको बार बार ताना देना, ये एहसास दिलाना कि तुम औरतों से यही उम्मीद है कि तुम लोग सिर्फ इसी काम के लिए दुनिया में आए हो, मगर सफियान मलिक की हर सोच बदल देगी, इसकी बेपनाह नफरत को बावर कराएगी कि हर औरत कैसरा जैसी नहीं होती। बेशक माँ जैसे मुकद्दस रिश्ते से इसने धोखा खाया था। कितनी देर तक वो सोफे पर बैठी जहाज़ी साइज बेड पर सोते सफियान मलिक के चेहरे को बगौर तकती चली गई। इस वक्त भी इसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी, बंद आंखों के पीछे नफरत का एक जहां आबाद था। यकीनन शरियानों में खून की जगह लावा बह रहा था।
सिन पे नाजुक से नफरत, शदीद नफरत की वजह वो आज जान पाई थी। धोखा किसी लड़की से मिलता, कोई लड़की मोहब्बत में बेवफाई करती तो शायद इसको सब्र आ जाता, मगर धोखा देने वाली भी इसकी सगी माँ ही थी, जिसे अपनी औलाद की खुशियों से बढ़कर अपनी ख्वाहिशात अजीज़ थी। वह गाल तो सही है। तो सफियान मलिक की नफरत बेवजह नहीं, मगर अब इसको समझना होगा, मानना होगा, जानना होगा कि यकीन भी करना होगा कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। हर माँ कैसरा की तरह नफस की ख्वाहिशात की गुलाम नहीं होती। सही बात है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती जनाब। बल्कि आजकल क्या दुनिया में तो आइडेंटिकल ट्विंस भी बराबर नहीं होते, सेम नहीं होते। जाने कितना वक्त बीत गया, अंदाजा तो तब हुआ जब फजर की अजान इसकी समात में गूंजने लगी। पूरी रात सोचते सोचते गुजारती, जिसकी हर सोच सफियान मलिक से शुरू होकर सफियान मलिक पर ख़त्म हुई थी। एक ही पोजीशन में बैठे बैठे इसकी कमर दर्द करने लगी थी। एक लंबी सांस लेती वो उठी और वजू करने वॉशरूम में आई थी। मोइतली ब्लैंकेट ओढ़े तकिए को बाजू में दबाए पुरसुकून नींद के मज़े ले रहा था। गंदमी रंगत ग्लोरी आंखों वाला इस शख्स कौसे की रगे जाम बन गया था। इसकी ज़िंदगी का साथी इसका प्यार है, इसकी आती जाती सांसों में महकती खुशबू इसके दिल का अमीन, जिसने इसके हर सियाह नैन कटोरों में सहाने ख्वाब सजाए, ज़िंदगी में आने वाले सर्दो गर्म से महफूज रखा, जिसके मजबूत करसती बाजू में मकीद वो खुद को महफूज तसव्वुर करती है। इसके एहसास से एहसास होता है कि वो इसका साहिबान है, इसके सर का आंचल है, जिसके किसी भी कभी किसी मुश्किल से नहीं आने देगा। कितनी देर तक औसी इसके पास बैठी इसके चेहरे के हर नकूश को गौर देखती रही। इसकी पलकों के पीछे चुप भी इन बलोरी आंखों की तहरीर पड़ रही थी। इसको शरार सूझी गुलाबी लबों पर शरारती मुस्कुराहट से जब इसके कान पर झुकी और एक हल्की सी फूंक इसके कान पर मारी। खुशबू में डूबे इस वजूद का एहसास मोइन अली की नस नस में सरायत कर गया। इसके होंठों पर चाहत भरी मुस्कुराहट रेंगी, बंद पलकों में जंबिश हुई। बलोरी आंखों में प्यार और चाहतों का जहां बात की, इसने हौले से आंखें खोली। गुड मॉर्निंग, गौसे ने मुस्कुराते हुए कहा और सीधी हो बैठी। मॉर्निंग जाने मोहित, वैसे क्या मैं जान सकती हूँ आज आपका इरादा क्या है? गंदमी रंगत में चाहत के रंग पनहाते तो उसकी आंखों में इश्क की दास्तान रकम थी, जिसने मोहित अली की शोखियों पर उकसाया था। अरे इरादे तो नेक है, बशर्ते तुम्हारा साथ होना लाजमी और तुम्हारे एक इशारे की देर है। मोहित अली के चेहरे और आंखों में बड़ी मानी कैसी मुस्कुराहट उभरी। गौसे इसकी मानी कैसी मुस्कुराहट और इस पर मौजूद शरारत का मतलब समझ गई। इसकी गंदमी रंगत में शर्म हया की लाली ने और आंखों की लरसती घनेरी पलकों की बाढ़ ने मोहित अली को मजीद दीवाना बना दिया। इसने एक ही जसद में इसकी मरमरी कलाई हमें अपनी जानिब खींचा। इसकी इस अचानक अवतार पर वो कौसियस पर झुकी। दुपट्टे में छुपे इसकी सियाह रेशमी और सिल्की बालों का गुच्छा आबशार की तरह आगे को फैलता चला गया। जी तो गाइस, एपिसोड अख्ताम को पहुंची। कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं जल्दी से। सहर इकबाल कोट तहा दिल ज़बरदस्त एपिसोड। ज़ैनब सज्जाल अच्छा था नावल यार। अच्छा जी। शैलो वेरी ड्रामे पास दादा बट गुड स्टोरी। दादा तो वाकई बड़ा ड्रामे पास है। तमीर खान अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। नावल का फर्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, सुनकर मज़ा आया। अल्लाह ब्लेस यू। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। सायरा रियाज बहुत अच्छा नावल जा रहा है, थैंक यू। मलिक सब्बा एपिसोड वाज वेरी वेरी गुड, बहुत ज़्यादा मज़ा है सुनकर। सफियान गनेशा की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं। आहो इट कुत्ते वैर चलता दोनों आहो रातिर और फाखिर की तो बड़ी मौजी हुई है। परिवेश के साथ यार वाकई बड़ी पैड़ी हुई है। स्क्रीन में बस छितरा की कमी सी, होर तो कोई कमी नहीं होना। आहो मोहित और उसका ब्याह हो गया, बाकी उसको ले गया, लेकिन उसने चवल मारी मोहित ने कि उन्होंने परी फड़ के तो कार छड़ के अंदर अपने को ले गया। तो उत्थे तो फिर उन्हें धमकियां देनियां ही सी उस लानती ने। खुद नहीं जा रही तो पागल है ना, नहीं जा रही तो ड्रामे देखते देखते सफियान का गुस्सा वो तो पागल है। और फिर जब उन दोनों की लड़ाई हुई तो वो सीन इंटरेस्टिंग था। अच्छा दिन नशा के 2 साल मुश्किल होंगे सफियान के साथ। दोनों 2 महीने लंगने टप्पने औखे हुए थे। 2 साल दर साथ बहुत लंबा। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। फ़नी समीर नावल बहुत ज़बरदस्त है डियर। अच्छा जी। हाँ, खतीजा नजीब हैदर वेरी वेरी नाइस डियर अरीज। नावल से ज़्यादा आपके कमेंट सुन के मज़ा है, स्पेशली जब मौलाना साहब के हर सर्द गर्म के बचाए के बाद आपने कहा कि गरम गरम कपड़े देगा, तो मैं सुन के बहुत ज़्यादा ऐसी अच्छा जी। बाकी एज यू सेड इत्तफाकात बहुत हैं इस नावल में, ये सच में नहीं है, नावल रियलिटी से दूर है, बट बहुत मज़ा है। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बस यार नावल है, नावल की में वो रियलिटी तो फिर नहीं होती ना। लॉट्स ऑफ लव एंड प्लेयर्स टू ऑल लिसनर्स एंड स्पेशली टू यू, थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड टाइम, खुश रहें, आबाद रहें, कामयाब रहें। आमीन सुम आमीन, अल्लाह हाफिज़। साइम वहीद नाइस नावल। आयशा आसिफ दूसरी एपिसोड भी बहुत अच्छी थी, थैंक यू जी। कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे। कैसी लगी आपकी को एपिसोड, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे जल्दी मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।